आकृति हैं, आदर्श हैं, अनमोल हैं, अपर्णा त्रिपाठी, आरुषि, धर्मेश, गौतम, गायत्री, करण, खुशनुमा, नतीशा, नेहा, प्राची, पृथ्वीराज, प्रियंका यादव। आज बहुत दिनों के बाद रवि भी नजर आ रहे हैं। सिमरन है, सुंदरम है, सूरज ठाकुर है, वैभव गुप्ता, विक्की भारद्वाज, विशाल यादव, अंकित। क्या बात है बेटा, वेरी गुड। सब बच्चों के लिए गुड इवनिंग। इसके साथ आज की क्लास शुरू करता हूं मैं, जिसको कहा जाता है टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई 3 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड है। सेक्शन 12, सेक्शन 13 और सेक्शन 14। अगर टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स अगर है तो सेक्शन एप्लीकेबल होता है 12। टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज अगर निकालनी है तो एप्लीकेबल सेक्शन होता है 13। और सेक्शन 14 तब निकालते हैं जब चेंज इन द रेट होता है। अगर जीएसटी का रेट चेंज हो जाता है, अगर जीएसटी का रेट बढ़ जाता है या कम हो जाता है, तब टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकाली जाएगी, तब सेक्शन 14 की हेल्प लेंगे, उसको बाद में करेंगे। प्राइमरली 2 सेक्शन दे रखे हैं, सेक्शन 12 दे रखा है और सेक्शन 13 दे रखा है। सेक्शन 12 गुड्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई का होता है और सेक्शन 13 सर्विसेज केस में टाइम ऑफ सप्लाई का होता है। इसके अंदर 6 सब सेक्शन होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसके केस में 2 होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अगर आपके लिए फॉरवर्ड चार्ज है, मतलब जो टैक्स है वो पे करेगा बाय द टैक्स सप्लायर, तब तो 2 एप्लीकेबल होता है। और अगर टैक्सेस पेड बाय द रिसिपिएंट रिवर्स चार्ज का केस होता है, तब टाइम सप्लाई सबसेक्शन 3 में निकाली जाती है। और रिवर्स चार्ज का केस नहीं होता है, तब सप्लाई सबसेक्शन 3 में निकाली जाती है। तो ये सेक्शंस, यहाँ के प्रोविजंस डिफरेंट है और ये प्रोविजंस डिफरेंट है। इसके अलावा दोनों सेक्शंस 100% सेम है। सब सेक्शन 1 में लिखा हुआ है कि जो सेक्शन 12 है वो सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए है, और इधर सब सेक्शन 1 में लिखा हुआ है कि ये प्रोविजन सर्विसेज के लिए है। तो पहला सबसेक्शन तो बेकार ही हो गया। पहला सबसेक्शन तो बस केवल ये बता रहा है कि 12 आप तब लगाओगे जब सप्लाई ऑफ गुड्स हो रही है, और सबसेक्शन 13 का सबसेक्शन ये बता रहा है कि ये सेक्शन तब लगाओगे जब सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो रही है। अब जब टैक्स पे कर रहा है सप्लायर, तो सेक्शन लगा रहे हैं 12 सबसेक्शन 2, इधर लगा रहे हैं 13 सबसेक्शन 2। अगर रिवर्स चार्ज हो रहा है तो इधर लगा रहे हैं 12 सबसेक्शन 3, इधर लगा रहे हैं 13 सबसेक्शन 3। ये प्रोविजंस डिफरेंट है। इसके अलावा 4/6, 4, 5, 6, इसमें कॉमा फुल स्टॉप का भी चेंज नहीं है, 100% सेम है दोनों सेक्शन। जब मैं डीप में चलूंगा तो आपको मेरी बात एग्जैक्टली समझ में आएगी, सर कहना क्या चाहते हैं। एक एक करके चलते हैं, पहला 12 लेते हैं। जब हम 12 पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसेक्शन 1 ये कहता है कि आप टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स के केस में निकाल रहे हो। मैंने कहा हाँ। बोले ठीक है, फिर आप सही जगह आए हो, हम इसीलिए बनाए गए हैं सो दैट हम टाइम ऑफ सप्लाई निकाल सकें गुड्स की। तो मैं अपनी बुक आपको ओपन करके दिखाता हूं, और अपनी बुक में मैं आपको 12 सबसेक्शन 1 पढ़ाऊंगा, तो आप एग्जैक्टली समझ पाओगे कि मैं आपसे कहना क्या चाहता हूं। तो यहाँ पे मैं ओपन करता हूं, मैं देखता हूं मैंने कहाँ दे रखी होगी टाइम ऑफ सप्लाई। ये सेक्शन 10 दे रखा है, जो लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ ओवर किया था। यहां से टाइम ऑफ सप्लाई शुरू हो रही है, तो 12 का सबसेक्शन 1 पढ़ते हैं। द लाइबिलिटी टू पे टैक्स ऑन गुड्स शैल अराइज एट द टाइम ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पे गुड्स लिखा है, आपकी लाइबिलिटी कब अराइज होगी, जब आपकी टाइम ऑफ सप्लाई, जिस समय टाइम ऑफ सप्लाई होगी, गुड्स की टाइम ऑफ सप्लाई होगी, उस समय आपकी लाइबिलिटी अराइज होगी एज डिटरमिन इन टर्म्स ऑफ प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन। और वो टाइम सप्लाई कैसे निकालेंगे, सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग निकालेंगे। जब आगे चलेंगे तो हमें सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 मिलेगा,
और 13 जो सबसेक्शन 1 मिलेगा ये गलती से 12 लिखा हुआ है, 13 कर लेना बेटा इसके लिए। इसका भी सबसेक्शन 1 यही बोलेगा सेम, बस जहां गुड्स लिखा है वहां सर्विसेज कर देगा। द लाइबिलिटी टू पे टैक्स ऑन सर्विसेज, सर्विसेज पे जो आपकी लाइबिलिटी होगी पे करने की, शेल अराइज, कब अराइज हो जाएगी? एट द टाइम ऑफ सप्लाई, जिस समय सप्लाई होगी उस समय अराइज हो जाएगी। और वो टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे? इस सेक्शन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग निकाला जाएगा। तो सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 ये बताता है कि गुड्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालें, और सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 ये बताता है सर्विसेज के केस में टाइम ऑफ सप्लाई को किस तरीके से निकाला जाएगा। तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं यहां पे सर्विसेज के लिए, इधर मैंने गुड्स के लिए हाईलाइट किया हुआ है। आपको समझ में आ गई ये वाली बातें? बच्चे कहते हैं हाँ। अब टॉपिक पे वापस आते हैं। तो टाइम ऑफ सप्लाई होती क्या है? वो मूवमेंट जिस समय आपकी लायबिलिटी अराइज हो जाती है। लायबिलिटी अराइज होने का मतलब ये नहीं हो गया आप पे करो, लेकिन हां, अब सरकार आपसे टैक्स कभी भी मांग सकती है। आप लायबल हो गए टैक्स पे करने के लिए, आपकी लायबिलिटी अराइज हो गई। जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी एग्जांपल लिया था, जिस ईयर में ट्रांसफर होगा उस ईयर में कैपिटल गेन कंप्यूट किया जाएगा, अब आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन सरकार ये नहीं कहती है ट्रांसफर के समय ही पे करो। सरकार ये कहती है कि अगले साल जो आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट होती है 31 जुलाई या 31 अक्टूबर तक पे कर दो। लेकिन लायबिलिटी तभी अराइज आपकी हो गई जिस समय आपने कैपिटल एसेट को ट्रांसफर किया था। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं सर्व जीएसटी की, तो जिस समय सप्लाई हो जाती है, सरकार कहती है देखो सप्लाई हो गई, उस समय सरकार ये कहती है आप हमें अब जीएसटी पे करने के लिए लायबल हो गई, आपकी लायबिलिटी अराइज हो गई। अभी हम नहीं मांगेंगे, हम इसके अगले महीने की 20 तारीख तक आपसे मांगेंगे, और अगले महीने की 20 तारीख तक वो आपको लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी। तो लायबिलिटी अगर आपकी अराइज होती है अप्रैल के महीने में, तो आप 20 मई तक टैक्स जमा करोगे, और लायबिलिटी क्रिएट होती है मई के महीने में तो 20 जून को पे करोगे। लायबिलिटी क्रिएट हो रही है नवंबर में तो 20 दिसंबर तक पे करोगे। तो पहले ये पता लगाना किस समय आपकी लायबिलिटी क्रिएट हुई, उसको कहा जाता है टाइम ऑफ सप्लाई। जिस समय सप्लाई हो जाएगी उसी समय आपकी सरकार को टैक्स पे करने की लायबिलिटी भी अराइज हो जाएगी। तो बेसिकली जो आपके लिए हम ये देखते हैं कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या होना चाहिए, उसके लिए जो मेन मेन चीजें देखी जाती हैं, एक तो इनवॉइस देखा जाता है, इनवॉइस कब इशू किया गया, और एक ये देखा जाता है पेमेंट कब रिसीव्ड हुआ, और तीसरा ये देखा जाता है कि आपने वास्तव में गुड्स को कब सप्लाई दी या आपने सर्विसेज की सप्लाई कब दी। इन तीन चीजों से टाइम ऑफ सप्लाई निकालेंगे। एक तो आपने कोई चीज किसी को बेची तो आपने इनवॉइस बनाया होगा, आपने पेमेंट दिया, और वो गुड्स आपने किस में उसको हैंड ओवर करी। इन तीन बातों पर डिपेंड करेगा टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालें। सेक्शन 13 में भी इन्हीं तीन बातों पर डिपेंड करेगा कि आपको सर्विसेज कब प्रोवाइड की गई, कब उसका इनवॉइस बनाया गया, और कब आपको पेमेंट रिसीव हुआ। इन तीन बातों से डिपेंड करता है सप्लाई कब होगी। अब हो सकता है ये तीन बातें अलग अलग मंथ में फाइल करती हूँ। आपने इनवॉइस पहले बना दिया और बोला ठीक है गुड्स आके हम तुम्हें दे देंगे। गुड्स कुछ दिनों के बाद आती है, इनवॉइस बन चुका है, आपने गुड्स को हैंड ओवर कर दिया। इसके बाद उसने कहा भाई साहब हाथ टाइट चल रहा है, पेमेंट मैं आपको अगले महीने दे दूंगा। और बड़े बड़े बिजनेसमैन तो 20 या 25 दिन का या 50 दिन का क्रेडिट वैसे भी देते हैं, आपको 1.5 महीने के बाद पेमेंट रिसीव हुआ। अब सप्लाई किस समय मानी जाए? जिस समय आपने इनवॉइस बनाया उस समय मानी जाए, जिस समय गुड्स आपने उसको हैंड ओवर कर दी, जिस समय सप्लाई वास्तव में दे दी उस समय टाइम सप्लाई माना जाए, या जिस समय आपको पेमेंट रिसीव हुआ उस समय टाइम सप्लाई माना जाए। टाइम सप्लाई क्या माना जाए? जो आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा इसका मतलब आपकी लायबिलिटी उस मूवमेंट अराइज हो गई, और क्योंकि आपकी लायबिलिटी अराइज हो गई तो अब अगले महीने की 20 तारीख तक आपको वो टैक्स पे करना पड़ेगा। तो टाइम ऑफ सप्लाई निकालने के लिए तीन चीजों पर कंसंट्रेट करना, इनवॉइस कब जनरेट किया जा रहा है, पेमेंट कब रिसीव हो रहा है, और सप्लाई कब है। जो आपको पेमेंट रिसीव होता है वो दो तरीके से रिसीव होता है। पेमेंट मैं आपको वो दोनों डेट्स एक बार पढ़ के दिखा देता हूं लिखने से पहले, सो दैट आप मेरी बात को एग्जैक्टली समझ सको सर कहना क्या चाहते हैं। मैं 13 पे आ गया, मैं 12 पे चलता हूं, तब आपको मेरी बात समझ में आएगी। हाँ, ये लिखा हुआ है द डेट ऑन विच द रिसीट शोज, रिसिपिएंट शोज द रिसीट ऑफ सर्विसेज। नहीं, ये नहीं है बेटा,
एक मिनट बेटा, एक मिनट। हाँ, डेट ऑन विच द पेमेंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट और डेट ऑन विच पेमेंट इज क्रेडिटेड टू हिज बैंक अकाउंट। रिकॉर्डेड इन द बुक्स एंड क्रेडिट टू द बैंक अकाउंट, इन दोनों में जो अर्लियर होता है, तो पेमेंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स या पेमेंट क्रेडिटेड इन द बैंक, चाहे सेक्शन 12 हो चाहे सेक्शन 13 हो, जब पेमेंट रिसीप्ट की बात देखेंगे तो इन दोनों में हमेशा अर्लियर देखा जाएगा। जो डेट अर्लियर होगी उसको डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट बोला जाएगा। जब आप मुझे पेमेंट देते हो तो सपोज करते हैं आपने आज मुझे चेक दिया और आज आपने मुझे चेक दिया और मैंने बुक्स में एंट्री कर दी अपने कि मुझे पेमेंट रिसीव हो गया। 2 दिन के बाद मैं चेक बैंक में डालता हूं और उसके 3 दिन के बाद मेरे बैंक में पैसा आ जाता है, उसको बोलते हैं पेमेंट क्रेडिटेड इनटू द बैंक। तो जो मैंने अपने अमाउंट पे रिकॉर्ड किया वो तो आज किया और बैंक में 5 दिन के बाद आ रहा है, तो डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट क्या मानी जाए? सरकार कहती है इन दोनों में जो अर्लियर होगा उसको डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट माना जाएगा। इज दैट क्लियर? या फिर सपोज करते हैं बैंक में पहले आ गया और अपने बुक्स में आप बाद में रिकॉर्ड कर रहे हो, तो जो इसमें से पहले काम होगा उसको डेट ऑफ रिसीट एंड पेमेंट माना जाएगा, चाहे सेक्शन 12 की बात करो चाहे सेक्शन 13 की बात करो। तो एक डेफिनेशन याद कर लो, पेमेंट रिसीव उस समय माना जाएगा जिसमें बुक्स में रिकॉर्ड करोगे और बैंक में क्रेडिट होगा, और इन दोनों में जो भी अर्लियर होगा उसको हमेशा मानेंगे डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। इसको बहुत सीरियसली याद कर लेना, 2 नंबर का क्वेश्चन तो कई बार ये भी आ जाता है। तो हम सरकार से कहते हैं सरकार हमें ये बता दो कि जब गुड्स के केस में हम किसी को बेच रहे हैं, नॉर्मल केस है, रिवर्स चार्ज नहीं है, तो सरकार कहती है बंसल जी सेक्शन एप्लीकेबल होगा 12(2). जो जनरल केस होता है, जो जीएसटी का कंसेप्ट है कि सप्लायर रिसिपिएंट से पैसे लेके टैक्स जमा करता है, उसका टैक्स टाइम ऑफ सप्लाई निकालने का होगा 12(2). तो हम कहते हैं हमें ये सिखा दो, तो वो कहता है थोड़ी देर के लिए अगर आप रुक जाओ तो हम सिखा देंगे। हमने कहा थोड़ी देर क्यों रोक रहे हो? बोले एक सेक्शन और है, सेक्शन 31, वहां ले जाना चाहते हैं। मैंने अब 31 क्या कहता है? वो कहता है ड्यू डेट टू इश्यू इनवॉइस इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। जब गुड्स की सप्लाई होगी तो इनवॉइस इशू करने की ड्यू डेट क्या होगी? ड्यू डेट समझते हो? लास्ट डेट, जिस डेट तक आपको इश्यू करना पड़ेगा, वो डेट क्या होगी? तो मैंने कहा सर्विसेज का सेक्शन अलग होगा क्या? बोले नहीं, वो भी 31 है, लेकिन क्योंकि हम सेक्शन 12 पढ़ रहे हैं, हमें गुड्स से मतलब है, तो अभी गुड्स के केस में देख लेते हैं व्हाट विल बी द लास्ट डेट टू इश्यू द इनवॉइस। तो हमने कहा चलो सेक्शन 31 हमें पढ़ा दो पहले। तो सरकार इस तरीके से कहती है, 4 तरीके से समझ लो। सबसे पहले सरकार कहती है कि गुड्स का मूवमेंट इन्वॉल्व है। मैं कहता हूं हाँ, मुझे ऑर्डर आया था और मुझे यहां से वो चीजें भेजनी है जो रास्ते से होते हुए जाएंगी। बोले फिर तो मूवमेंट इन्वॉल्व है, तो सरकार कहती है अप टू द स्टेज ऑफ रिमूवल, बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल। जिस समय आपका गुड्स का रिमूवल हुआ, आपके प्रेमिसेस से बाहर निकल रही हैं, उससे पहले पहले या उस समय आपका इनवॉइस बनाना जरूरी होता है। और मैंने कहा अगर गुड्स का रिमूवल इन्वॉल्व नहीं हो, जैसे कि हमने कोई चीज जो आपका रिसिपिएंट है उसके प्रेमिसेस पे जाके ही असेंबल करी, अब गुड्स एग्जिस्टेंस में ही उसके प्रेमिसेस पे आ रही है, तो सर हम इनवॉइस कब तक दें? सरकार कहती है एट और बिफोर द टाइम ऑफ डिलीवरी। जिस समय उसको आप डिलीवरी दे रहे हो, जब आपकी चीज बनके तैयार हो जाएगी तो कहोगे सर आपकी चीज बनके तैयार हो गई है, आप डिलीवरी नोट पर सिग्नेचर कर दो। उस समय या उससे पहले पहले इनवॉइस आपको बना के देना पड़ेगा। इसके बाद सरकार ने कहा कि अगर कंटिन्यूअस सप्लाई है, कोई सप्लाई बहुत टाइम तक लगातार चलती रहती है, जैसे मैंने आईजीएल का एग्जांपल लिया था। सर आपने इंटरनेट का एग्जांपल क्यों नहीं लिया? आपने मोबाइल का एग्जांपल क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएंगे। मैं आईजीएल का इसलिए एग्जांपल ले रहा हूं कि आईजीएल के केस में गैस होती है जो कि टेंजिबल है, और मूवेबल एसेट जब भी होती है उस केस के अंदर उसके लिए गुड्स माना जाता है। तो आईजीएल को तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, लेकिन इंटरनेट या मोबाइल के लिए सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। वहां पे इंटेंजिबल चीज मिल रही है। क्या सप्लाई ऑफ आईजीएल के केस में आप दिखा सकते हो आपको क्या चीज मिल रही है? हाँ सर हम दिखा सकते हैं
कैसे? जहां से गैस निकल रही होती है उसको कभी दबाना तो लिक्विड सी आपके हाथ में गैस आ जाती है। बचपन में आपने भी किया होगा, जो सिलेंडर घर में आता है उस सिलेंडर को आप पुश करते हो तो आपका हाथ गीला हो जाता है। तो गैस क्यों बोलते हैं? वो तो लिक्विड की फॉर्म में होती है। गैस को इतना ज्यादा प्रेस कर दिया जाता है कि वो लिक्विड बन जाती है। तो एलपीजी नाम ही ऐसा पड़ा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जब किसी गैस को इतना ज्यादा दबा दो तो वो क्या बन जाती है? गैस से वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। अब वो आपको 10 डेज दिखाई पड़ रही है तो मूवेबल एसेट हो गई, इसलिए मैं आईजीएल का एग्जांपल ले रहा हूं। अब वो कंटिन्यूअस सप्लाई है, आपके घर पे कनेक्शन लगा हुआ है, आप टैब ओपन करते हो, गैस वो ऑन करते हो और आपकी सप्लाई शुरू हो जाती है। तो इस केस में कब तक इनवॉइस बन जाना चाहिए? तो सरकार ये पूछती है कि पीरियोडिकल स्टेटमेंट बनाती है कंपनी आईजीएल। तो कंपनी अगर पीरियोडिकल स्टेटमेंट बनाती है, हर महीने के महीने आपको ये बताती है आपने कितनी गैस को यूज किया। तो जब जब आईजीएल जो आपकी कंपनी है वो पीरियोडिकल स्टेटमेंट बनाएगी, उस समय या उससे पहले पहले इनवॉइस को जनरेट करना जरूरी होता है। लेकिन सर कई बार कंपनी पीरियोडिकल स्टेटमेंट्स नहीं बनाती हैं क्योंकि अमाउंट फिक्स्ड होता है। कंपनी ने कहा 2,000 रुपए पे करने हैं, चाहे कितनी भी गैस को यूज करो। तो अब सीधे सरकार कहती है कि आप हमें महीने महीने पे कर दिया करो। तो जिस समय वो आपसे पेमेंट रिसीव करेगी आईजीएल, उस समय या पेमेंट रिसीव करने से पहले पहले इनवॉइस बनाना जरूरी होता है। और आखिरी बात लिखी हुई है, गुड्स अगर अप्रूवल पे सेंड की जाती हैं, अप्रूवल का मतलब खरीदने वाला ये कहता है कि भाई साहब देखो, अभी हम चीज को ले तो जा रहे हैं लेकिन पहले हम देखेंगे हमारे काम की है या नहीं है। हम आगे अपने कस्टमर से देखेंगे या मैन्युफैक्चरिंग करके देखेंगे। अगर हमें लगती है कि हाँ उपयुक्त है तब तो हम रख लेंगे, अदरवाइज हम वापस कर देंगे। तो प्रॉपर तरीके से एग्रीमेंट होता है उस केस के अंदर। तो सरकार कहती है अगर गुड्स आपके लिए अप्रूवल के ऊपर भेज रहे हो आप, तो सरकार कहती है भाई साहब कितने टाइम के अंदर वो अप्रूवल दे देगा? मैक्सिमम 6 महीने के अंदर। तो जिस समय वो अप्रूवल देगा उस समय या उससे पहले पहले इनवॉइस बनाना पड़ेगा। लेकिन 6 महीने तक अगर उसका अप्रूवल नहीं आता है तो जिस दिन 6 महीने खत्म हो रहे होंगे उस दिन आपके लिए इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा। इसका मतलब हो गया एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द टाइम ऑफ रिमूवल और एट द टाइम ऑफ सप्लाई विच एवर अर्लियर। इन दोनों में जो पहले होगा उस समय आपके लिए इनवॉइस को जनरेट करना जरूरी हो जाएगा। तो ये सेक्शन 31 मैंने पढ़ा दिए, तो एक साथ 2 चैप्टर आपके चल रहे हैं। सेक्शन 12 13 भी चल रहा है और सेक्शन 31 भी चल रहा है। अब हम दोबारा से आते हैं सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 के पास। 1 ने तो हमें पहले ही बता दिया कि हम टाइम ऑफ सप्लाई इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि गुड्स के केसेस हैं। तो 12(2) में आप चले जाओ। तो 12(2) ने हमें 31 के पास भेजा। 31 से हम इनवॉइस बनाने की लास्ट डेट सीख के आ गए चारों केस में। हम लौट के आते हैं 12 सब सेक्शन 2 के पास। हम कहते हैं अच्छा बताओ व्हाट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। तो सरकार कहती है टाइम ऑफ सप्लाई होगी ड्यू डेट टू इश्यू इनवॉइस एज पर सेक्शन 31 और डेट ऑन विच इनवॉइस इज इश्यूड और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। और सरकार ने यहां पे लिखा विच एवर इज अर्लियर। सरकार ने कहा तुमने किसी चीज को बेचने के लिए पैसा ले लिया, 10,000 रुपए का मोबाइल था, साथ में जीएसटी भी ले लिया। तो जब जीएसटी सामने वाले से ले लिया तो हमें पे करो ना जीएसटी, हमें पे क्यों नहीं कर रहे हो जीएसटी? तुम ये क्यों कह रहे हो जब इनवॉइस बनेगा तब हमारी लायबिलिटी क्रिएट होगी, या जिस समय हम बनाएंगे उस समय लायबिलिटी क्रिएट होगी? तुम ये क्यों बोल रहे हो? अगर तुमने पेमेंट पहले ले लिया, एडवांस में ले लिया, तब भी हम ये मानेंगे टाइम ऑफ सप्लाई होगी, तुम्हारे पास पैसा तो आ गया ना। तो सरकार इसलिए ये कहती है कि एक चीज हम डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट भी देखेंगे। अगर आपको पेमेंट मिल गया तो हम बनाएंगे टाइम सप्लाई पूरी हो गई और हम आपसे अगले महीने की 20 तारीख तक टैक्स मांग लेंगे। इनिशियली जब सरकार ने सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 बनाया तो यही लिखा। और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट का मतलब माना जाएगा जिसमें अमाउंट रिकॉर्ड किया गया था या अमाउंट बैंक में क्रेडिट हुआ था विच एवरेज अर्लियर। लेकिन सरकार को बहुत जल्दी लगा कि नहीं, इसके लिए यहाँ पे लिखना सही नहीं है, तो सरकार नोटिफिकेशन लेके आई।
और नोटिफिकेशन में मेड इनइफेक्टिव। और नोटिफिकेशन लाके सरकार ने इसको इनइफेक्टिव कर दिया। एक्ट में अभी भी लिखा हुआ है, लेकिन सरकार के पास पावर है, सरकार नोटिफिकेशन लाके इसमें अपने हिसाब से चेंज कर सकती है। सरकार ने तीसरी चीज को इनइफेक्टिव कर दिया, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें यहाँ पे तीसरी चीज को नहीं देखना पड़ेगा। तो नोटिफिकेशन के बाद केवल हमारे लिए टाइम ऑफ सप्लाई रह गया दो चीजों पे, जिस डेट पे इनवॉइस को जनरेट किया गया था या जिस डेट को इनवॉइस जनरेट हो जाना चाहिए था। इन दोनों में जो अर्लिया होगा, ये डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट को सरकार ने नोटिफिकेशन लाके इनइफेक्टिव बना दिया। सरकार का मानना यह है कि सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में बड़ी बात यह होती है कि आपने इनवॉइस जनरेट कर दिया, गुड्स सामने वाले के पोजेशन में चली गई, पेमेंट सेकेंडरी होता है। गुड्स के केस में प्राइमरीली चीज होती है कि आपने इनवॉइस बना के चीज सामने वाले के पोजेशन में दे दी। और गुड्स के केस में कई बार ऐसा भी होता है कि आपने पेमेंट रिसीव कर लिया और गुड्स आपने भेज दी, फिर गुड्स आपको वापस आ रही हैं, तो फिर आपको वापस करना पड़ रहा है। तो पेमेंट एडवांस में ले लिया, फिर वो चीज अरेंज नहीं हो पाई, आप वापस कर रहे हो। अब आप तो सरकार को टैक्स पे कर चुके होगे पहले, क्योंकि आपने पेमेंट रिसीव कर लिया, लेकिन अब वो आप आगे सप्लाई दे ही नहीं पा रहे हो आप। तो वो आदमी आपसे पैसे मांगेगा, तो जीएसटी भी वापस मांगेगा, और जीएसटी अब सरकार को पहले पे दे चुके होगे। तो आप सरकार के पास जाओगे, सरकार से बोलोगे हमें जीएसटी दे दो, हमें उस आदमी को वापस करना है, तो रायता फैलेगा। दोबारा समझो, मैं मोबाइल बेचता हूं, आपने कहा सर जी ये मोबाइल मैंने कहा खत्म हो गया, अभी मेरी दुकान पे मैं अरेंज करके मंगा दूंगा। सर कितने का है? 10,000 रुपए का प्लस जीएसटी 1800। आपने 11,800 रुपए मुझे दे दिए, और मैंने सरकार को अगले साल जैसे ही मेरी लाइबिलिटी क्रिएट हुई उसके बाद अगले महीने मैंने पे कर दिया सरकार के लिए 1800 रुपए, क्योंकि वो टाइम ऑफ सप्लाई बन गया, सरकार मानेगी सप्लाई पूरी हो गई। फिर वो तुम मेरी दुकान के चक्कर काटते रहे। एक दिन मैंने तुमसे हाथ जोड़ के कहा भाई साहब मैंने बहुत कोशिश करी, मोबाइल अरेंज नहीं हो पाया। आप कहते हो मोबाइल अरेंज नहीं हो पाया तो मेरे पैसे वापस करो। अब मैं तुम्हें 10,000 रुपए वापस करता हूँ, मैं कहता हूँ 1800 रुपए तो मैं सरकार को पे कर चुका हूँ। तो आप बोलोगे मुझे क्या मतलब, मैंने तुम्हें 1800 रुपये और 10,000 11,800 दिए थे, तो मुझे वापस करो। मैं सरकार के पास जाऊंगा, निर्मला सीतारमन के पास जाऊंगा और स्टेट गवर्नमेंट के पास जाऊंगा, आधा आधा टैक्स वापस कर दो, मुझे कस्टमर को वापस करना है। तो यहां बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो गुड्स के केस में सरकार पेमेंट को सेकेंडरी मानती है। गुड्स के केस में सरकार सप्लाई को तब मानती है जब इनवॉइस बन जाता है, और इनवॉइस जनरली तब बनता है जब गुड्स आप सामने वाले को हैंड ओवर कर देते हो। इसलिए हम गुड्स के केस में जो टाइम ऑफ सप्लाई निकालेंगे वो पेमेंट के बेसिस पर नहीं निकालेंगे, केवल इनवॉइस के बेस पर निकालेंगे। और वो क्या हो जाएगा, जिस समय इनवॉइस आपने जनरेट किया और जो इनवॉइस इशू करने की लास्ट डेट होनी चाहिए, उसमें जो आपकी आखिरी डेट होगी। तो मैंने आपके स्टडी मेट का एक क्वेश्चन ओपन किया था, जो मैंने क्वेश्चन करके दिखाया था आपके लिए। ये क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाया था, एक बार फिर करते हैं इस क्वेश्चन के लिए। ये क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे, यहां पे इनवॉइस को इशू किया गया था 15 अप्रैल के लिए, और गुड्स का रिमूवल हुआ था 20 अप्रैल के लिए। गुड्स उसके पास कब तक पहुंच गई थी? 20 अप्रैल को ही पहुंच गई थी। कलर चेंज कर लेता हूं, ब्लू कलर ले लेता हूं। पेमेंट आपको कब रिसीव हुआ था? 19 अप्रैल को। ये पेमेंट वो डेट मान लेते हैं जो डेट आपने बुक्स में रिकॉर्ड करी होगी, और बैंक में डेट विच एवर इज अर्लियर वो डेट मान लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये मानेंगे कि इसको इनइफेक्टिव बना दिया गया है। तो हम पेमेंट जो जिस डेट पर रिसीव हुआ उसको तो देखेंगे नहीं, उस कॉलम को तो छोड़ देते हैं। अब पहले हम ये देखते हैं कि 31 के अकॉर्डिंग इनवॉइस कब तक बन जाना चाहिए। तो गुड्स का रिमूवल हो रहा है, तो जिस समय रिमूवल हो रहा है 20 अप्रैल, ये तो हो गई ड्यू डेट। तो हम लिखेंगे ड्यू डेट अंडर सेक्शन 31। फिर देखेंगे आपने इनवॉइस किस डेट पे इश्यू किया। आपने 15 अप्रैल 24 को इश्यू किया। पेमेंट हमें देखना नहीं है क्योंकि सरकार ने इनइफेक्टिव बना दिया। इन दोनों में अर्लियर, तो अर्लियर डेट हो जाएगी 15 अप्रैल। नेक्स्ट देखेंगे, इनवॉइस आपने इशू किया 15 मई के लिए, रिमूवल हुआ 20 अप्रैल के लिए, कस्टमर को 20 अप्रैल को मिल गई। जब गुड्स का रिमूवल होता है तो जिस समय रिमूवल शुरू होता है उस समय तक इनवॉइस बनाना जरूरी होता है। तो अंडर सेक्शन 31 ये डेट हो गई, इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। बट इनवॉइस आप इशू कर रहे हो 15 मई के लिए, इन दोनों में अर्लियर देखते हैं। अर्लियर क्या हो जाएगी? 20 अप्रैल। तो देखो आंसर 20 अप्रैल दे रखा है।
इसके बाद हम तीसरे केस में देखते हैं, इनवॉइस इशू किया गया था 15 अप्रैल को और गुड्स मेड अवेलेबल ऑन 20 अप्रैल। अब ये क्योंकि रिमूवल नहीं हुआ, डिलीवरी उसको दी जा रही है 20 अप्रैल के लिए, तो अंडर सेक्शन 31 लास्ट डेट हो गई 20 अप्रैल। जो डेट ऑफ पेमेंट है उसको तो इनफेक्टिव बना दिया गया है। और इनवॉइस इशू कब किया गया था? 15 अप्रैल को। तो इन दोनों में अर्लियर देख लेते हैं, तो 15 अप्रैल अर्लियर हो गई, तो आंसर 15 अप्रैल दे रखा है। चौथे केस में गुड्स का रिमूवल नहीं हुआ, तो जिस समय आपने उसको डिलीवर करी होंगी, डिलीवर करी 20 अप्रैल को, तो अंडर सेक्शन 31 20 अप्रैल। और वास्तव में आपने इनवॉइस कब बनाया? 15 मई को बनाया। इन दोनों में अर्लियर 15 मई और 20 अप्रैल, इनमें अर्लियर क्या हो गया? 20 अप्रैल हो गया। इसके बाद आखिरी केस जो मैंने गलत कहा था, अब ये बिल्कुल लेटेस्ट बुक है जो कल मैंने डाउनलोड करी थी ना, उसी का वही वाली है, उसको अनलॉक कर दिया मैंने कहा था मैं अनलॉक कर लूंगा जिससे मेरा ये जो सेट पेन है काम कर जाएगा इस पे। तो हो सकता है सही कर लिया हो, लेकिन पहले तो गलत था, तो चेक कर लेते हैं कि पहले डेट 23 दे रखी थी ना इसके अंदर, अब 24 दे रखी है। 15 अप्रैल 24 को इनवॉइस को रेज किया गया, जो रिमूवल हुआ था वो 20 अप्रैल को हुआ था। गुड्स मेड अवेलेबल 20 अप्रैल थी। पेमेंट को तो इनफेक्टिव बना दिया गया। तो इन हम अब गुड्स का रिमूवल 20 अप्रैल को हुआ और गुड्स अवेलेबल भी 20 अप्रैल को कर दी गई। तो अब जिस डेट पे रिमूवल हुआ अंडर सेक्शन 31 इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था। और इनवॉइस इशू आपने कब किया है? 15 अप्रैल को किया है। तो इन दोनों में अर्लियर क्या हो जाएगा? 15 अप्रैल। देखो 15 अप्रैल, अब ये सही कर लिया। जो कल वाली बुक मैंने ओपन करी थी वो 1 साल पुरानी थी, उसमें गलती थी। उसमें क्या था कि आपने गुड्स का रिमूवल किया, उससे पहले ही गुड्स उसको अवेलेबल हो चुकी थी। ये पॉसिबल ही नहीं होता कि गुड्स पहले ही अवेलेबल हो चुकी हो। अब इस क्वेश्चन को सही कर लिया। तो रिमूवल तक आपका इनवॉइस बन जाना चाहिए था, तो 20 अप्रैल तक बन जाना चाहिए था। और 15 अप्रैल को आपने इनवॉइस के लिए इश्यू कर दिया था। और आपको पेमेंट मिल गया था मार्च में, जिसने पेमेंट की डेट पहले डाल दी, एडवांस में ही मिल गया था। लेकिन हमने पेमेंट को वैसे ही इनफेक्टिव बना रखा है, इसलिए अर्लियर क्या हो जाएगी? 15 अप्रैल। और डेट क्या दे रखी है? 15 अप्रैल आपके लिए दे रखी है। तो इस तरीके से हम सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग टाइम ऑफ सप्लाई निकालते हैं। अगर डेट ऑफ पेमेंट दे रखी होगी तो उसके लिए हम इनफेक्टिव कर देंगे, उसके लिए हम अप्लाई नहीं करेंगे। मैं अपनी बुक के अंदर भी शायद मैंने ये वाली बात कहीं लिखी हो, तो क्योंकि बुक भी आप टाइम टू टाइम पढ़ते हो, इसलिए मैं बुक के अंदर भी दिखा देता हूं क्या नोटिफिकेशन ला के ये बात लिखी गई है। देखो ये बी में क्या लिखा, पहले में क्या लिखा हुआ है? डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और last date on which he is required to issue the invoice under section 31 और date on which supplier receives the payment। लेकिन मैंने नीचे क्या लिखा है? बी पॉइंट जो था, मेड इन एप्लीकेबल बाई द नोटिफिकेशन, इसको सरकार ने इन एप्लीकेबल कर दिया, इन इफेक्टिव कर दिया। अब इसका इफेक्ट खत्म हो गया, तो हमें पेमेंट वाली डेट नहीं देखनी है। अब हमें केवल दो डेट्स देखनी है, जिस डेट पे इनवॉइस को इशू किया गया और जो लास्ट डेट होती है इनवॉइस को इशू करने की, उस डेट तक आपका हो जाना चाहिए। ये आपके लिए बहुत प्यारा पॉइंट है, इसको सीरियसली कर लेना आप लोग, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद आते हैं 12 सबसेक्शन 3 के ऊपर। और 12 सबसेक्शन 3 कहता है अगर रिवर्स और रिवर्स चार्ज है तो हम कैसे निकालेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। तो यहां लिखते हैं रिवर्स चार्ज। और रिवर्स चार्ज के केस में आपको टाइम ऑफ सप्लाई निकालनी है, सेक्शन हो जाएगा 12 सबसेक्शन 3। सप्लाई के केस में भी सेम सेक्शंस चलेंगे, प्रोविजंस डिफरेंट हो सकते हैं। 12(1) ये प्रोविजन सप्लाई ऑफ सर्विसेज की टाइम ऑफ सप्लाई के लिए है। 12(2) जब सप्लायर इज लायबल टू पे द जीएसटी, सॉरी 13(2) और 13(3) जब रिसिपिएंट इज लायबल टू पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट, रिवर्स चार्ज के केस में। तो रिवर्स चार्ज के केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी? अब पहले रिवर्स चार्ज का एक एग्जांपल यहां पे लिख लेते हैं। मैंने यहां पे लिखा सप्लायर और यहां पे लिखा मैंने रिसिपिएंट। अब यहां से सप्लाई होती है 10,000 रुपए की, इसको कहते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई। इसके ऊपर जीएसटी चार्ज होता है।
तो ये 11,800। तो रिसिपिएंट विल पे 10,000 टू द सप्लायर। हाँ सर, बिल्कुल ठीक। ये पहला पॉइंट हो गया। रिसिपिएंट इज लायबल टू पे जीएसटी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। सर ये बात भी ठीक है। अब रिसिपिएंट की लायबिलिटी हो गई, रिसिपिएंट सरकार के लिए पे करेगा, तो रिसिपिएंट के लिए व्हाट विल बी द लास्ट डेट, उसको उसके लिए टाइम सप्लाई क्या माना जाए, क्योंकि रिसिपिएंट के लिए जो टाइम सप्लाई मानोगे उसके अगली 20 तारीख तक उसके लिए सरकार को टैक्स पे करना पड़ेगा। तो रिसिपिएंट के केस में सरकार कहती है 12/3 के केस में टाइम सप्लाई निकालने के लिए 3 डेट्स हम देखेंगे। जिस डेट पे गुड्स आपको रिसीव हो जाती हैं, जिस डेट पे आपके अकाउंट आपने पेमेंट दिया होगा, और जिस डेट पे आपने इनवॉइस इशू किया होगा, फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, और इन तीनों में जो अर्लीस्ट होगा वो डेट मान ली जाएगी आपके लिए। सर क्या मतलब मैं समझाऊंगा आपके लिए, मतलब समझाने के लिए मैं बैठा हूं। तो पहले सर लिख लेते हैं कि टाइम सप्लाई क्या लिखी हुई है। तो सबसे पहले तो क्या लिखी हुई है, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स। जिस डेट पे गुड्स आपको रिसीव हुई, डेट ऑफ पेमेंट, यहां पे लिखा था डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, पेमेंट रिसीव्ड, और यहां पे दे रहे हैं कि पेमेंट मेड, जिस डेट पे आपने पेमेंट दिया, कि रिसिपिएंट पेमेंट देता है सप्लायर के लिए। तो जब आप पेमेंट देते हो तो आपको दो पेमेंट्स होती हैं, अमाउंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स और अमाउंट डेबिटेड फ्रॉम बैंक, विच एवर इज अर्लियर। यहां पे वर्ड मैंने डेबिट लिखा। जब हम बात करते हैं सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको पेमेंट मिलता है और रिसिपिएंट पेमेंट देता है। तो अगर आप मुझे फीस दे रहे हो, हालांकि ये सर्विस का एग्जाम्पल है लेकिन तब भी रिलेवेंट एग्जाम्पल है, तो मैं बोलूंगा डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। तो मैं बोलूंगा जिस दिन मैंने अपने अकाउंट्स में डेबिट रिकॉर्ड किया होगा या मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ होगा, विच एवर इज अर्लियर। लेकिन तुम उसको बोलोगे डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ मेकिंग द पेमेंट, और तुम्हारे लिए वो डेट क्या हो जाएगी, जिस दिन तुमने अपने बुक्स में रिकॉर्ड किया होगा या तुम्हारे बैंक से डेबिट हुआ होगा, विच एवर इज अर्लियर। तुमने आज मुझे चेक दिया और तुमने अपने अकाउंट में एंट्री डाल दी कि बंसल जी को मैंने 10,000 रुपए पे किया, लेकिन मैं जब बैंक में चेक डालता हूं तभी तो तुम्हारे अकाउंट से डेबिट होगा, और 10 दिन के बाद तुम्हारे अकाउंट से डेबिट होता है। तो तुम अपने लिए डेट ऑफ पेमेंट क्या मानोगे, जिस समय तुमने अकाउंट्स में एंट्री कर दी और जिस समय तुम्हारे बैंक से डेबिट हुआ, उन दोनों में अर्लियर। लेकिन अगर सपोज करते हैं कि तुमने मुझे चेक दिया, तुमने कहा नहीं जब बैंक से निकल जाएगा उसके बाद ही मैं उसको पेमेंट मानूंगा, अब तुम्हारे बैंक से निकल गया, उसके 2 दिन के बाद तुमने अपने बुक्स में एंट्री कर दी, तो डेट ऑफ पेमेंट क्या मानोगे, जिस तुम्हारे बैंक से डेबिट हुआ होगा वो माना जाएगा। तो तुम अगर रिसिपिएंट हो तो तुम सोचो कि तुम क्या मानोगे कब तुम्हें सप्लाई हो गई। सर रिसिपिएंट को तो सप्लाई से इसी बात से मतलब होता है कि ये चीज या तो उसको मिल जाए या वो पेमेंट कर दे। जिस दिन वो पेमेंट कर देता है उस दिन ये खुश होता है अब तो चीज मुझे मिलेगी ही मिलेगी, या जिस दिन उसको चीज मिल जाती है भले ही पेमेंट नहीं किया गया हो तब भी वो खुश होता है कि मुझे देखो चीज मिल गई, ये पेमेंट क्या है मैं कर ही दूंगा। तुम दोबारा मेरी बात सुनो, अगर तुम सप्लायर और रिसिपिएंट की साइकोलॉजी समझने लगे, रिसिपिएंट को इस बात से मतलब होता है कि अगर इनवॉइस बन गया तो अब पेमेंट मिलेगा ही मिलेगा, उसके लिए इनवॉइस बड़ी चीज होती है। तो रिसिपिएंट सप्लायर के केस में इनवॉइस के बेस पे टाइम ऑफ सप्लाई दिखाया गया। जब वो इनवॉइस बनाता है तो जनरली इनवॉइस तभी बनाता है जब वो पेमेंट रिसीव कर रहा होता है, उसको श्योरिटी होती है कि अब सामने वाला खरीदने के मूड से चीज लेके जा रहा है, पैसे तो देगा ही देगा मुझे।
इसलिए जब आप दुकान पे जाते हो तो देखना कई बार वो इनवॉइस बनाने के लिए सर बिल बना दे, आपका सर आपका बिल बना दे। इसलिए सप्लायर के लिए हम टाइम ऑफ सप्लाई निकाल रहे हैं तो इनवॉइस के बेस पर निकाल रहे हैं। लेकिन रिसिपिएंट जब उस चीज को खरीद रहा है तो रिसिपिएंट को इनवॉइस से मतलब नहीं होता है। तुम मोबाइल में खरीदने दुकान पे जाओ, तुम्हें खुशी किस बात की होगी? यार देखो मोबाइल हमारे हाथ में आ गया, हमें चीज मिल गई। या फिर किस बात से होगी? पैसे चले गए, अब तो सामने वाले को हमें चीज देनी पड़ेगी। तो सरकार ने कहा इन दोनों में जो भी अर्लियर हो जाएगा हम मानेंगे सप्लाई हो गई। और 12(3) के केस में हम रिसिपिएंट से बोलेंगे अब तुम्हारी लायबिलिटी क्रिएट हो गई है, हमारा पैसा तुम पे करो। तो जिस दिन वो गुड्स को रिसीव कर लेगा वो, या जिस दिन वो पेमेंट कर देगा, इन दोनों में जो अर्लियर होगा, इन दोनों में जो अर्लियर होगा उसके लिए सरकार बोलती है टाइम सप्लाई मानेंगे। अब सपोज करते हैं एक दुकानदार ने, सप्लायर ने इनवॉइस बना दिया। रटने की कोशिश मत करना, समझने की कोशिश करना। मैं दुकान पे गया और वो चीज जो आ रही थी वो आ रही थी रिवर्स चार्ज के अंदर। तो दुकानदार ने इनवॉइस बना दिया 10,000 रुपए, 1,800 रुपए का इनवॉइस उसने बना दिया। उसने कहा देखो तुम मुझे केवल 10,000 रुपए पे करना और 1,800 रुपए सरकार को पे कर देना। मैंने कहा ठीक है। इनवॉइस बन गया, मैं घर पे आ गया। सरकार कहती है भाई टाइम ऑफ सप्लाई निकाल लें। मैंने कहा सर ना तो मुझे अभी गुड्स मिली है ना मैंने पेमेंट दिया है। बोले क्यों? बोले इनवॉइस तो सप्लायर ने बना दिया। मैंने हाँ ये कंफर्म्ड हो गया। उसने कहा कि चीज आएगी तो मैं आपको दूंगा। फिर सरकार 10 दिन के बाद फिर आती है, सर कुछ हुआ, गुड्स आपके पास आ गई या आपने उसको पेमेंट दे दिया नहीं दे दिया? आपने कहा अभी तो नहीं दिया। बोले फिर उसने इनवॉइस इतनी जल्दी क्यों बना दिया? फिर सरकार आपके पास 20 दिन के बाद आती है। बोले भाई साहब आपने कुछ एक काम किया, उसने इनवॉइस तो बना दिया तो वो तो श्योर है उसकी सप्लाई होगी ही होगी। तो अब आपको चीज मिल गई क्या अभी तक, या आपने उसके लिए पेमेंट दिया नहीं दिया? बोले ना सर हमें गुड्स मिली है ना हमने उसके लिए भी पेमेंट दिया है। सरकार कहती है कमाल है, तो उसने इनवॉइस इतनी जल्दी क्यों बना दिया? अब सरकार 30 दिन के बाद आपके पास आती है 30वें दिन और पूछती है भाई अब आपको चीज मिल गई या आपने पेमेंट दे दिया? आपने कहा हमने। वो सब गेम तो नहीं खेल रहे हो, सामने वाला इनवॉइस बना के बैठा हुआ है और तुम बार बार ये कह रहे हो कि ना तो हमने उसको पेमेंट दिया ना हमने उसको गुड्स रिसीव किया है। बोले कल का दिन आखिरी दिन है। कल अगर तुमने ना तुम्हें गुड्स रिसीव हुई है, तुमने उसको पेमेंट नहीं दिया तो कल हम टाइम सप्लाई बना देंगे, क्योंकि हम 31 दिन के लिए वेट नहीं करेंगे। तो सरकार ने तीसरा दिन यहाँ पे डाला, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, जो सप्लायर ने इशू किया होगा प्लस 30 डेज प्लस फॉलोइंग डे। और विच एवर इज अर्लियर। अर्लियर को बेसिकली इंग्लिश में अर्लिएस्ट, अर्लियर ही ठीक है। वैसे तो अगर हम तीन चीज, दो में अर्लियर होगा दूसरे तो अर्लिएस्ट बोलेंगे। तो अगर हम ग्रामेटिकली देखें तो अर्लिएस्ट बोलना चाहिए। इन तीनों में जो अर्लिएस्ट होगा दैट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। सरकार की तीसरे की इंटेंशन नहीं थी। सरकार कहती है रिसिपिएंट को इनवॉइस से मतलब नहीं है, इनवॉइस तो सप्लायर बना रहा है। उसके लिए हम टाइम ऑफ सप्लाई तब मानेंगे जब उसको चीज या तो रिसीव हो जाए या वो पेमेंट दे दे। इन दोनों में से जो भी काम पहले हो जाएगा हम ये मान लेंगे रिसिपिएंट की लायबिलिटी अराइज हो गई। और हम रिसिपिएंट से टैक्स कभी भी मांग सकते हैं क्योंकि लायबिलिटी उसकी अराइज हो चुकी है। लेकिन सरकार 2 दिन वेट करती है, 4 दिन वेट करती है, 5 दिन, 30 दिन वेट करती है। और 30 दिन तक इनवॉइस तो इशू कर चुका है सप्लायर, लेकिन रिसिपिएंट को ना तो गुड्स रिसीव हो रही है और ना वो पेमेंट दे रहा है। सरकार कहती है दाल में काला है। तो 30 दिन जब खत्म होंगे उसका जो नेक्स्ट डे 31वां दिन होगा उसके लिए सरकार बना देगी टाइम ऑफ सप्लाई। तो 3 डेट्स हो गई, या तो डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, जिस डेट पे गुड्स रिसीव हुई होंगी, या जिस डेट पे आपने पेमेंट दिया होगा, या जिस डेट पे उसने इनवॉइस बनाया होगा वहां से 31वां दिन। इन तीनों में जो अर्लीस्ट होगा दैट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। मैं तब तक पढ़ाता रहूंगा जब तक आपको समझ में नहीं आ जाएगा, एग्जाम्पल्स करवाता रहूंगा। लेकिन पहले मैं आपकी बुक से एक क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूं, क्योंकि इस साल मैं आपकी बुक का एक एक क्वेश्चन आपको करके दिखा दूंगा 100। सर ये जो दो क्वेश्चन 13 14 थे ये भी करवाऊंगा, लेकिन इजी तरीका मुझे पता है टीच करने का, इजी तरीका क्या होता है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 15 करके दिखाता हूं इलस्ट्रेशन, जो कि आपकी रिवर्स चार्ज पे बेस्ड है। आंसर मत देखना, आंसर मत देखना।
मिस्टर अमर सप्लाइज गुड्स लायबल अंडर रिवर्स चार्ज। देखो सबसे पहले देख लेना रिवर्स चार्ज, और यहाँ पे गुड्स भी लिखा है, गुड्स लिखा है इसलिए सेक्शन 12 लिख लेना, और रिवर्स चार्ज लिखा है इसलिए सब सेक्शन 3 लिख लेना। टू मिस्टर नाथ, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन टाइम ऑफ सप्लाई कंसिडरिंग द फॉलोइंग डिटेल्स। अब लिखा हुआ है मिस्टर नाथ अप्रोचेज मिस्टर अमर एंड प्लेस एन ऑर्डर। सर ये तो बेफालतू की चीज है, प्लेस ऑर्डर करना काट देते हैं। मिस्टर नाथ रिसीव्स द गुड्स, 10 अप्रैल 2024 को मिस्टर नाथ को गुड्स रिसीव हो जाती हैं, ये इस पर टिक कर लेते हैं। 15 अप्रैल को क्या करता है जो अमर है सप्लायर, वो इनवॉइस को इश्यू कर देता है। इसके बाद 20 अप्रैल को मिस्टर नाथ मेक्स ए पेमेंट बाय चेक एंड अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड्स इन हिज बुक, और 25 अप्रैल को पेमेंट गेट्स डेबिटेड फ्रॉम द मिस्टर नाथ, नाथ हो गए रिसिपिएंट। इन दोनों में अर्लियर देख लेते हैं, वो डेट ऑफ मेकिंग द पेमेंट हो जाएगी, तो वो हो गई 20 अप्रैल। इसको हटा दो, अभी बीच 15 अप्रैल मैंने गलत टिक कर दिया, वो तो सप्लायर ने इनवॉइस बनाया होगा। हमें दो डेट चाहिए होती हैं जिस दिन रिसिपिएंट को गुड्स रिसीव होती है। तो थोड़ा सा हैंग कर गया, तो मिस्टर नाथ को गुड्स कब रिसीव हो जाती हैं? 10 अप्रैल, वो यहां पे लिख लिया 10 अप्रैल, इस दिन गुड्स रिसीव हो गई। और किस डेट पे आपने पेमेंट दे दिया सामने वाले को? आपने पेमेंट 20 अप्रैल को दे दिया, 20 अप्रैल को आपने बुक्स में रिकॉर्ड किया था, और आपके अकाउंट से डेबिट हुआ था 25 अप्रैल को। इन दोनों में अर्लियर, तो ये तो हो गई गुड्स रिसीव्ड। और डेट ऑफ पेमेंट, इस डेट पे आपने पेमेंट किया। सरकार कहती है इनमें से कोई ना कोई काम 30 दिन के अंदर कर देना, और तीसरी डेट जिस डेट पे इनवॉइस इशू हुआ होगा, तो इनवॉइस की डेट लिख लो। वो सप्लायर ने 15 अप्रैल को इशू किया था, इसके अंदर 30 दिन ऐड करो, और उसके बाद एक दिन और कर दो, तो 30 दिन इशू करोगे तो वो कौन सा दिन हो जाएगा? अप्रैल में 30 दिन होते हैं, तो अप्रैल के तो 15 दिन हो जाएंगे आपके, 15 हटा दो 30 में से, और मई के 15, तो वो आ जाएगा 15 मई प्लस फॉलोइंग डे, इसके बाद वाला। तो फॉलोइंग डे क्या हो जाएगा? 16 मई 2024 हो जाएगा। 15 अप्रैल को काउंट नहीं करना है, 15 अप्रैल के बाद 30 दिन, तो अप्रैल के 15 दिन और मई के 15 दिन, तो 30 दिन पूरे हो रहे हैं आपके 15 मई 24 को। और इसके बाद वाला दिन आखिरी दिन सरकार ने मुकर्रर कर रखा है, जो डेट पे तो आपको एक ने काम करना ही पड़ेगा, 16 मई। अब 3 डेट्स आपको मिल गई। रिसिपिएंट ने जिस दिन सरकार को पेमेंट किया 20 अप्रैल, जिस दिन गुड्स रिसीव हुई 10 अप्रैल, सॉरी, जिस दिन उसने पेमेंट किया वो हो गया 20 अप्रैल, इस दिन आपने पेमेंट दिया सरकार के लिए। ठीक है सर, थोड़ा सा हैंग कर गया, 1 मिनट रुको बेटा। अब चलते हैं आगे हम, और जिस डेट पे सप्लायर ने इनवॉइस इशू किया होगा वहां से 31 डे, उसने कब इशू किया था? 15 अप्रैल के लिए, तो वहां से पहले 30 दिन 15 मई और एक दिन और वो हो गया 16 मई, तो इसको भी हाईलाइट कर लिया 16 मई के लिए। और सरकार कहती है इन तीनों में जो अर्लियर होगा, और अर्लियर क्या हो जाएगा? 10 अप्रैल, तो देखो लिखा हुआ है टाइम ऑफ सप्लाई विल बी द 10th अप्रैल। लेकिन फिर इसके अंदर एक क्वेश्चन और भी दे रखा है, हाउ शेल योर आंसर डिफर इफ द गुड्स वर रिसीव्ड बाय मिस्टर नाथ ऑन 30 अप्रैल। तो गुड्स अगर 10 अप्रैल की जगह रिसीव हुई होती 30 अप्रैल के लिए, तो 3 डेट्स देखते। पेमेंट आपने 20 अप्रैल को कर दिया, गुड्स आपको मिल रही है 30 अप्रैल 24 के लिए, और 31वां दिन आपका अभी भी 16 मई है, तो इन तीनों में अर्लियर देखते, और अर्लियर हो जाता 20 अप्रैल। तो देखो नीचे आंसर दे रखा होगा 20 अप्रैल, और इस केस के अंदर जो आंसर दे रखा है वो दे रखा है 20 अप्रैल। आई होप आपको एग्जैक्टली समझ में आया मैं आपको टीच क्या करना चाहता हूं। सर और क्वेश्चंस करवाओगे? बहुत सारे क्वेश्चंस, लेकिन पहले तुम्हारे स्टडी मैट के सारे क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए देता हूं, वो क्वेश्चन मेरा बनाया हुआ होगा फ्रॉम द खजाना ऑफ सौरभ बंसल टेक्स्ट क्लासेस। यहां पे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, एक तो हो गया मिस्टर एस, ये सप्लायर हो गया, और ये हो गया मिस्टर आर, ये रिसिपिएंट हो गया।
और ये जो सप्लाई है, सप्लाई ऑफ गुड्स, कवर्ड अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 3, और 9(3) का मतलब ही हो गया ये सप्लाई आपकी रिवर्स चार्ज के अंदर आती है। अब हम यहां पे कहते हैं इनवॉइस इश्यूड, इनवॉइस इश्यूड, और वो किया गया 10 नवंबर 2024 के लिए। गुड्स रिसीव्ड बाय मिस्टर एस, और वो रिसीव होती हैं एस के लिए, सपोज करते हैं 15 दिसंबर 2024 के लिए। पेमेंट रिकॉर्डेड इन बुक्स बाय मिस्टर एस, और वो किया उसने 20 दिसंबर 2024 को। पेमेंट डेबिटेड फ्रॉम बैंक, ऑफ मिस्टर एस, और वो होता है 24 दिसंबर 24 को। इनवॉइस इश्यूड कौन करेगा? वो रिसिपिएंट करेगा। मैं गलत कर गया, मैं गलत कर गया, थोड़ा कंफ्यूजन दिमाग में चल रहा था। तीनों आर आएंगे बेटा, आई एम सो सॉरी। तो पहले वाले में एस आएगा, बाई मिस्टर एस। जो इनवॉइस होगा वो सप्लायर इश्यू करेगा, उसने 10 नवंबर 24 को इनवॉइस को इश्यू किया। मिस्टर आर ने गुड्स रिसीव कर लिए 15 दिसंबर के लिए। जो पेमेंट मिस्टर आर ने किया वो किया 20 दिसंबर 2024 के लिए, वो रिकॉर्ड किया था। और जो वास्तव में उसकी बैंक से डेबिट हुआ वो 24 दिसंबर 24 को हुआ। और जो भी सप्लाई ऑफ गुड्स की है वो रिवर्स चार्ज में जा रही है। जैसे ही हम कहते हैं कवर्ड अंडर सेक्शन 9(3), वो रिवर्स चार्ज में चली जाती है। मैं आप बड़े बड़े अच्छे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, मेरा दिल खुश कर दिया आप लोगों ने। मुझे आप टाइम ऑफ सप्लाई निकाल के दिखाओ अंडर सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 करके दिखाइए बेटा आप लोग। मैं क्रॉस चेक कर लेता हूं डायलॉग मारने से पहले। 3 डेट्स रिसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, गुड्स कब रिसीव हुई, तो गुड्स रिसीव, वो कहता है मुझे गुड्स रिसीव होती हैं 15 दिसंबर 24 के लिए। फिर डेट ऑफ पेमेंट, जिस डेट पे आपने पेमेंट किया, तो वो हम लिख देंगे इन दोनों में जो अर्लियर होगा, और वो हो जाएगा 20 दिसंबर 2024। फिर हम लिखेंगे जो इश्यू ऑफ इनवॉइस की डेट होगी 10 नवंबर 2024 प्लस 30 डेज। तो नवंबर के 20 दिन और 10 दिन दिसंबर के, तो वो हो जाएंगे 10 दिसंबर 24 प्लस फॉलोइंग डे, और इसके बाद वाला डे, तो वो हो जाएगा 11 दिसंबर 24। अब 3 डेट्स आपके पास आ गई, 11 दिसंबर, 15 दिसंबर। सरकार 11 दिसंबर तक वेट करते रही, या तो गुड्स आप रिसीव कर लो या उसको पेमेंट दे दो। सरकार को 31वें दिन टाइम ऑफ सप्लाई बनाना पड़ा। तो इनमें सब अर्लियर क्या हो जाएगा, और अर्लियर हो जाएगा 11 दिसंबर 2024। क्या बात है बेटा, मैं आपके लिए मनी मन में क्लैपिंग कर रहा हूं। वेरी गुड बेटा, इम्प्रेस्ड। मैंने सही पढ़ाया, आपने सही पढ़ा, हम दोनों कामयाब हुए। किसी को अगर डाउट है इसके अंदर, डाउट का मतलब समझते हो सर, ये एग्जैक्ट पॉइंट समझ में नहीं आया, मुझसे जरूर पूछो सर। अदरवाइज तो मुझे लगता है कि ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर दे दिया, 1-2 बच्चों ने आंसर नहीं दिया होगा, वरना सबके सब बच्चों ने आंसर यहाँ पे दिया होगा। तो सर ये तो इजी हो गया। हाँ, साइकोलॉजी समझो। जब मैंने पहली बार ये पढ़ा तो मैंने यही समझ, जब भी देखो मेरे लिए भी नया था 2017 के अंदर, और 2017 में जब जीएसटी नया नया आया तो मैं पढ़ाने के मूड में नहीं था। उससे पहले मैं पढ़ाया करता था इनडायरेक्ट टैक्स, और फाइनल लेवल तक मैंने टीच किया हुआ इनडायरेक्ट टैक्स में। एक्साइज भी पढ़ाता था, कस्टम्स भी पढ़ाता था, और वैट भी पढ़ाता था, सीएसटी भी पढ़ाता था। फिर जब आया तो यार इतने सालों से पढ़ाते पढ़ाते मुझे टीच करने का मूड खत्म हो गया। मैंने अब दोबारा से यार तैयारी करो, दोबारा से नोट्स बनाओ, सब कुछ पढ़ो, मैं इसी मूड में आ गया कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा जीएसटी किसी भी कॉस्ट पे।
2-3 साल तक मैंने नहीं पढ़ाया, रैंकर्स ने 1-2 टीचर्स को 1-2 मैंने भी रिकमेंड करे, 1-2 वो भी लेके आए, कोशिश करी, बैच बना, नहीं चला, बहुत मजा नहीं आया। तो मैडम यही कहने लगी, सर देखो पहले ग्रुप में तो आप बच्चों को पढ़ा देते हो, दूसरे ग्रुप में क्या होता है, सारे सब्जेक्ट सही चल रहे हैं हमारे, आईडीटी सेट ही नहीं हो पा रहा है। और जब वो बच्चे फाइनल में फिर थर्ड ग्रुप में मेरे पास ही आने हैं डेफिनेटली, तो थर्ड में पहुंचेंगे तभी तो मेरे पास आएंगे। तो मैं मुझे कॉन्स्टेंटली बोलती रही। और कोचिंग के 1-2 सर, अमरिंदर सर ने भी कई बार मुझसे बोला कि सर आप आईडीटी पढ़ाइए, आप पढ़ाइए। तो फिर मैं एग्री किया, क्योंकि उससे मैं दूसरे ग्रुप में हुआ करता था, पढ़ाना शुरू किया। तो मेरी अप्रोच वो ही रही, जो अप्रोच मेरी हमेशा डीटी के अंदर ही रहती है, कि मैं बुक्स को हाथ नहीं लगाऊं। मैं प्रोविजन तो खुद अपने हाथ से लिख रहा हूं, सारे प्रोविजंस। क्योंकि अगर आपको एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो फिर आपको बुक नहीं पढ़नी पड़ती है। मुझे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, और मैं क्लियर कैसे करता हूं, लॉ मेकर्स की जो इंटेंशन होती है वो इंटेंशन जानने की कोशिश करता हूं। तो जब आप 12(2) में निकालोगे तो आप सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से इनवॉइस मेन होता है, और जब आप रिसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो पेमेंट करना और गुड्स रिसीव मेन होता है। उन्हीं के बेस पे आपको टाइम ऑफ सप्लाई बना दिया गया। क्वेश्चन में बहुत सारे आपको और भी करवाऊंगा, लेकिन उनको करवाने से पहले मैं चलता हूं 12(4) के अंदर। और 12(4) तो हद से ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। इसको कहते हैं, अगर आपको किसी भी तरीके के लिए वाउचर दिया जाता है तो उस केस में सप्लाई कैसे निकाली जाती है, यही समझ लो आप। वाउचर का मतलब आप समझते हो। वाउचर का मतलब होता है, आपको एक वाउचर दे दिया गया 100 रुपए का, और कहा गया कि अगली बार आप हमारी शॉप पे आओगे तो इसमें से कोई भी चीज आप खरीद सकते हो, उसको वाउचर कहा जाता है। तो वाउचर के केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे? जैसे कि सपोज करते हैं, आपने आज एक अमेजोन से एक वाउचर लिया, 10,000 रुपए का वाउचर अमेजोन से तुमने खरीदा, और वो अमेजोन का वाउचर अपने फ्रेंड को आपको गिफ्ट करना था, उसके बर्थडे पे 10,000 रुपए का आपने खरीदा। तो व्हाट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई? तो आप बोलोगे सर जिस समय वाउचर लिया गया था वही हम टाइम ऑफ सप्लाई बना देते हैं। तो वो टाइम ऑफ सप्लाई कैसे बनाओगे? वो बना ही नहीं पाओगे टाइम ऑफ सप्लाई। यार सर क्यों नहीं बनाओगे टाइम ऑफ सप्लाई? क्योंकि रीजन ये होता है, जिस समय आपने वाउचर लिया और आपका फ्रेंड उस वाउचर से कोई भी चीज खरीदेगा, तो ये नहीं पता जो चीज वो खरीदेगा वो कौन से रेट ऑफ टैक्स वाली होगी। अगर वो आपका लेता कोई ऐसा आइटम जिस पर 12% जीएसटी है, या फिर ऐसी चीज लेता है जिस पर 18% जीएसटी है, तो अमेजोन पे तो स्टोर पड़ा हुआ है, आप उस पूरे स्टोर से कोई भी चीज खरीद लो, वहां 5% जीएसटी वाली भी है, 12% वाली भी और 18% वाली भी है। तो आपने वाउचर तो खरीद लिया, लेकिन वाउचर में आपको क्या ये पता है कि इस वाउचर से क्या चीज खरीदी जाएगी? ये तो आपको पता ही नहीं है क्या चीज खरीदी जाएगी। तो हाउ कैन यू डिसाइड द टाइम ऑफ सप्लाई? आप समझ में आया? मैं आपको एक बेटर एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आएगा। आप विजय सेल्स में जाते हो, विजय सेल्स आप सबको नाम सुना होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत बड़ा, ये हरिओम इलेक्ट्रॉनिक्स पे आप जाते हो, ये भी दिल्ली की एक बहुत बड़ी चेन है। या आप क्रोमा पे जाते हो, ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स की एक बहुत बड़ी चेन है। या आप जियो इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाते हो, इनमें से किसी शॉप पे जाते हो और आप एक लैपटॉप लेते हो। एक ऑफर चल रहा है लैपटॉप के संग, सर आप एक हमसे 2,000 रुपए का एक कूपन ले सकते हो या वाउचर ले सकते हो, और 2,000 रुपए का वाउचर लोगे तो अगली बार आपको 15-20 आइटम की लिस्ट दे रखी है, अगली बार आप 5,000 रुपए की शॉपिंग करोगे तो इसमें से कोई भी आइटम, केवल जो महंगे आइटम्स होंगे आपको 2,000 रुपए के दे दिए जाएंगे। अगली बार 2,000 रुपए में आप कोई भी आइटम खरीद सकते हो इसके बदले। तो सोचो, आप जो आइटम्स महंगे होंगे अगली बार आप शॉपिंग करोगे तो 2,000 रुपए का वाउचर आप यूज कर सकते हो किसी भी चीज को खरीदने के लिए। इतने प्राइस तक का कोई भी आइटम आपको 2,000 रुपए का दिया जाएगा। अब जो 2,000 रुपए का आपको वाउचर दिया गया, वो आप जब चीजें खरीदोगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है कि आप क्या चीज खरीदोगे इसमें से। आप इसमें से पेन ड्राइव भी खरीद सकते हो, आप इसमें से कोई हेडफोन के लिए भी यूज कर सकते हो, आप इसको किसी और काम के लिए भी यूज कर सकते हो जो आपने वाउचर खरीदा। तो जो आपने वाउचर खरीदा उसकी व्हाट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई? आप कैसे डिसाइड करोगे कि जो चीज आप खरीदोगे वो 18% जीएसटी वाली भी हो सकती है, 12 वाली भी हो सकती है, 5 वाली भी हो सकती है। तो जिस समय आप वाउचर को रिडीम करोगे, वाउचर को चीज खरीदने के लिए यूटिलाइज करोगे,
उस समय टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा, क्योंकि उस समय एग्जैक्टली डिसाइड होगा कि इस 2000 रुपए के अंदर कितना जीएसटी इंक्लूडेड था। आपको मेरी बात समझ में आएगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप 2000 रुपए का एक वाउचर खरीदते हो और आपको पता है कि इसके बदले आप अगली बार जब भी ये चीज, आप एक कपड़े की शर्ट की दुकान पे गए, आपने शर्ट खरीदी 10 या 2 शर्ट्स आपने खरीदी, आपको ऑफर दिया गया 2000 रुपए का कूपन है, और अगली बार कोई भी आप शर्ट खरीद सकते हो जो 4000 रुपए तक की कोई भी शर्ट आपको 2000 रुपए में दे दी जाएगी। अब आपको पता है कि जब भी इसको रिडीम करोगे तो शर्ट के बदले ही रिडीम होगी, कोई और चीज आप ले ही नहीं सकते हो। तो जिस समय आपको वाउचर दिया गया वो ही बन जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई, क्योंकि आपको ये पता है इस वाउचर से केवल यही चीज आपके पास आ सकती है। तो जब आपको पता है यही चीज आ सकती है, कोई और दूसरी चीज आएगी नहीं, तो फिर आपको रेट ऑफ सप्लाई भी, रेट ऑफ जीएसटी भी पता है, तो जिस समय वाउचर इशू किया जाएगा वही बन जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। दुकानदार को अगले महीने की 20 तारीख तक जीएसटी पे करना पड़ेगा। जैसे मैं सर्विस का एग्जांपल देके समझाता हूं तो आपको मेरी बात और बेटर तरीके से समझ में आएगी। सर गुड्स में आप सर्विस का एग्जांपल क्यों दे रहे हो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों सेम है। तो 12(4) में लिखा हुआ है, वही 13(4) में लिखा हुआ है। आप डोमिनोज में जाते हो और डोमिनोज में आपको एक ऑफर मिलता है कि आप एक 500 रुपए का वाउचर लो, और अगली बार जब भी आओगे तो आपके लिए बहुत सारे मील्स के ऑप्शन दे रखे थे। एक में आपको एक लार्ज पिज्जा दे रखा था, उसके अंदर आपको ये भी मिलेगा, या तो लार्ज पिज्जा ले सकते हो आप, या आप गार्लिक ब्रेड ले सकते हो, विद कोल्ड ड्रिंक्स आप ले सकते हो। आपको 3 4 6 7 ऑप्शन दे रखे थे कि आप उसमें से कोई भी चीज खरीद सकते हो 500 रुपए के कूपन से। हालांकि वो चीज वैसे तो महंगी मिलती है, लेकिन 500 रुपए में आपको कोई भी चीज। अब उसमें जो चीजें दे रखी थी उस पर कोल्ड ड्रिंक का जीएसटी का रेट अलग, कोल्ड ड्रिंक का अगर रिडीम करोगे तो आपको अलग रेट था जीएसटी का, पिज्जा पे जीएसटी का अलग रेट है, गार्लिक ब्रेड पे अलग रेट है, जिंगी पार्सल पे अलग रेट है। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं। तो जिस समय वाउचर दिया जाएगा उस समय टाइम सप्लाई नहीं होगा। जब भी आप डोमिनोज में जाके उस वाउचर को रिडीम करोगे तो जिस आइटम के अगेंस्ट रिडीम करोगे पता चल जाएगा इस पे कितना जीएसटी का रेट है, और वही बन जाएगी टाइम ऑफ सप्लाई, और डोमिनोज वाले की लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी सरकार को जीएसटी पे करने की। लेकिन जो 500 रुपए का वाउचर दिया गया, आपसे कहा गया इसके अगेंस्ट आपको 2 लार्ज पिज्जा मिलेंगे। लार्ज पिज्जा ही लेने पड़ेंगे आपको, जब भी आओगे 2 मिल जाएंगे 500 रुपए में। तो इसका मतलब ये हो गया कि जिस समय आपको कूपन दिया गया, वाउचर दिया गया, उस समय ये पता है कि कौन सी सप्लाई के अगेंस्ट रिडीम होंगे। तो जिस समय आपको वाउचर दिया गया वही बन जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई, क्योंकि ये पता है कि इसके अंदर जो चीज आएगी उसका व्हाट विल बी द रेट ऑफ जीएसटी। आपको एग्जैक्टली समझ में आया? मैं एक एग्जांपल और भी देता हूं जो सप्लाई ऑफ सर्विस का है, लेकिन क्योंकि ये प्रोविजंस गुड्स और सर्विसेज के इसमें सेम है तो एग्जैक्टली समझ में आएंगे। आप एक सैलून के अंदर जाते हो और सैलून के अंदर उन्होंने नया नया खोला हुआ है, वो कूपन बेच रहे हैं और वो कहते हैं 1000 रुपए का कूपन ले लो, और अगली बार जब भी आप आओगे तो आप अपने लिए एक पूरा उनका वो था कि ब्राइडल मेकअप या कुछ भी कह लो, वो आपको फ्री में अंदर दिया जाएगा। आपको ये सर्विस फ्री में दी जाएगी 1000 रुपए के अंदर, जब भी अगली बार आओगे आप। उसमें आपके लिए उन्होंने बना के दिया था कि आप अपना फेशियल करवा सकते हो, अच्छा वाला जो महंगा वाला होता है वो केवल 1000 रुपए में करवा सकते हो, या फिर अपने लिए आप ही जो भी, मुझे नहीं पता क्या क्या होता है वो करवा सकते हो। या फिर आपको 1000 रुपए का कूपन दिया गया और उसके अंदर जो सप्लाई होगी वो फिक्स कर दी गई कि अगली बार आप यही केवल करवा सकते हो, इसके अलावा केवल फेशियल करवा सकते हो। जो 2000 रुपए का फेशियल है वो 1000 रुपए में करके देंगे, कोई और सप्लाई आपको नहीं दी जाएगी। या तो ऑप्शन है कि कोई भी आप चीज चुन लो, आप या तो अपनी कटिंग करवा लो, या आप फेशियल करवा लो, या ब्लीचिंग करवा लो, जो करवा लो, या फिर केवल एक चीज आप करवा सकते हो। तो अगर आपको ऑप्शन दिया कि इनमें से आप कोई भी एक काम करवा सकते हो और वो डिफरेंट रेट ऑफ जीएसटी वाली है, जब उस कूपन को आप रिडीम करोगे उस समय उसको बोलेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर उससे थ्रू एक ही चीज आप अवेल कर सकते हो, तो जिस समय आपको कूपन दिया गया उसमें सप्लाई आइडेंटिफाइबल है, आपको पता है यही सप्लाई मुझे मिलेगी, भले ही सस्ते रेट पे मिलेगी, तो जिस समय आपको कूपन या वाउचर दिया गया होगा वो डेट बन जाएगी टाइम ऑफ सप्लाई। तो 12 की पहले लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। लैंग्वेज क्या होती है? क्या डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर, जिस समय वाउचर को इश्यू किया गया, इफ सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल एट दैट पॉइंट, और अगर आइडेंटिफाइबल नहीं है, डेट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ वाउचर। तो जिस समय आप वाउचर को वास्तव में रिडीम करोगे उस समय जो आपके लिए बनाई जाएगी टाइम ऑफ सप्लाई।
बच्चे कहते हैं हाँ सर एग्जैक्टली समझ में आया, आपने 3-4 एग्जाम्पल दिए, हमें एग्जैक्टली समझ में आया कि आप कहना क्या चाहते हो। इसमें अगर कोई एग्जाम्पल दे रखा होगा तो मैं आपके लिए पढ़ा दूंगा, नहीं दे रखा होगा तो नहीं पढ़ाऊंगा। अब जैसे कि आपके लिए यहाँ पे कुछ उन्होंने लिखा हुआ है, पढ़ने की कोशिश करते हैं क्या लिखा हुआ है। मुझे भी नहीं पता क्या लिखा है, मैं भी पहली बार पढ़ रहा हूँ। ए शॉपकीपर में इशू वाउचर्स फॉर ए स्पेसिफिक सप्लाई which is identifiable at the time of issuance of the voucher. In trade parlance, these are known as a single purpose vouchers. सिंगल पर्पज वाउचर्स वो होती हैं जब आपको पता होता है कि इसके बदले आपको कौन सी सप्लाई मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल वाउचर्स फॉर प्रेशर कुकर्स और टेलीविजन और स्पा और हेयर कट। आपको पता है कि आप या तो प्रेशर कुकर ही लोगे या टेलीविजन ही लोगे या स्पा ही लोगे या हेयर कट ही लोगे। इसको बोलते हैं कि सप्लाई आपकी आइडेंटिफाइबल है। सिमिलरली ये वाउचर कैन बी जनरल पर्पज वाउचर विच कैन बी यूज फॉर मल्टीपल पर्पज। फॉर एग्जाम्पल 1000 वाउचर इशूड बाई द शॉपर्स स्टॉप स्टोर कैन बी यूज फॉर बाइंग एनी प्रोडक्ट और सर्विसेज एट एनी शॉपर स्टॉप स्टोर। कोई भी चीज आप खरीद सकते हो। The time of supply is different in case of single purpose voucher and in case of general purpose voucher. Time of supply in case of single purpose voucher where supply is identifiable at the time of issuance voucher is the date of issue of voucher. However, in all other cases of supply of voucher, time of supply is the date of redemption of the voucher. बच्चे कहते हैं हाँ सर हमें समझ में आ गया, थैंक यू वेरी मच। इसके बाद गुड्स के केस में जो आखिरी सप्लाई होती है वो होती है 12/6 की सप्लाई, जिसको आखिरी सप्लाई कहते हैं। तो ये रिवर्स चार्ज हो गया, ये जनरल केस हो गया, ये आपके लिए हो गया वाउचर और ये आपके लिए हो गया इंटरेस्ट और लेट फी ऑन लेट पेमेंट। बस ये 5 केस। सर फिफ्थ बेफालतू का है। सर फिफ्थ किस चीज का होता है? फिफ्थ बाद में रेजिडुअल केस, पहले हम 12/6 करेंगे तब फिफ्थ पे आएंगे। फिफ्थ क्या कहता है? अगर आपकी टू द एक्सटेंट इट रिलेट्स टू एडिशन इन द वैल्यू, एडिशन इन द वैल्यू, वैल्यू में एडिशन हो रहा है बाय वे ऑफ इंटरेस्ट लेट फी और पेनल्टी फॉर द डिलेड पेमेंट। अब ध्यान से सुनना, मैं एग्जांपल ड्रॉ करता हूं। आप एक लैपटॉप लेने के लिए गए, लैपटॉप 60,000 रुपए का था। अब 60,000 रुपए का लैपटॉप था तो उसने इनवॉइस इश्यूड और इश्यू कर दिया 12 दिसंबर 2024 के लिए। गुड्स डिलीवर्ड और गुड्स उसको हैंड ओवर कर दी गई 12 दिसंबर 24 के लिए। फिर पेमेंट वो नहीं मिला, 30 डेज क्रेडिट अलाउड। दुकानदार ने कहा 30 दिन में कभी भी पेमेंट कर देना, बट इफ पेमेंट इज मेड आफ्टर 30 days a fees of rupees 500 shall be levied। सप्लायर ने कहा देखो 60,000 रुपए का लैपटॉप है, 30 दिन का तुम्हें क्रेडिट दे रहा हूं, तुम 30 दिन में कभी भी पेमेंट दे देना, लेकिन 30 दिन के बाद दोगे तो मैं तुमसे 500 रुपए और भी लूंगा। पहले तो हम ये निकालते हैं कि लैपटॉप की सप्लाई क्या होगी, टाइम ऑफ सप्लाई। तो यहां पे हम सेक्शन लगाएंगे 12 सब सेक्शन 2। जिस डेट पे इनवॉइस इशू किया गया और जिस डेट पे हो जाना चाहिए था, गुड्स की डिलीवरी जब होती है उस केस पे इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था। और इनवॉइस कब इशू कर दिया गया? 12 दिसंबर को। इन दोनों में अर्लियर, तो आप बोलोगे टाइम सप्लाई हो गया 12 दिसंबर 2024। तो 60,000 रुपए पर जो जीएसटी चार्ज किया गया होगा वो तो 12 दिसंबर उसकी टाइम सप्लाई बन जाएगी, आपकी लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। अब पेमेंट इज मेड आफ्टर 30 days
अब 12 दिसंबर और 12 जनवरी, अब 15 जनवरी को दिया गया और 15 जनवरी को उसने पेमेंट दिया 60,500 का, 2025, 60,500 का पेमेंट दिया। 60,000 रुपए के रेस्पेक्ट में तो टाइम सप्लाई हो चुकी है और लेट फीस कितनी थी इसके अंदर, 500 रुपए। अब इसके ऊपर भी वो जीएसटी भी लेगा। उसने 60,000 रुपए पे भी जीएसटी लिया होगा और 500 रुपए के ऊपर भी वो जीएसटी लेगा, लेकिन इस 500 रुपए के ऊपर जो जीएसटी लेगा उसकी टाइम सप्लाई कितनी होगी? तो सरकार कहती है कि जिस समय शैल बी डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव सच एडिशन इन द वैल्यू, इसके लिए जो टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी वो 15 जनवरी 25। एक बात मैं और बता दूं, बहुत ही जबरदस्त बात है, अभी समझने में थोड़ी दिक्कत होगी तुम्हें, जरा सी दिक्कत होगी लेकिन समझ जाओगे। अगर वो आपके लिए बोलेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई, लैपटॉप की वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी थी, तो आप बोलोगे 60,500। ये दो अलग अलग 500 रुपए भी लैपटॉप के लिए ही पे कर रहे हो, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई 60,500 रुपए ही मानी जाएगी। इनवॉइस के अंदर 60,500 का इनवॉइस बनेगा। तो 60,500 का कैसे बनेगा? इनवॉइस तो 60,000 रुपए का पहले बन चुका होगा, तो फिर एक सप्लीमेंट इनवॉइस बनता है, सप्लीमेंट इनवॉइस। ये 500 रुपए कोई नई सप्लाई नहीं मानी जाएगी। जो पहला इनवॉइस बनेगा वो 60,000 रुपए का बनेगा, और जब आप 30 दिन के अंदर पेमेंट दे दोगे फिर तो बात खत्म हो जाएगी। आप अगर 30 दिन के बाद पेमेंट दोगे तो वो भी आपके लैपटॉप की ही वैल्यू। जब मैं आपको वैल्यूएशन निकालना सिखाऊंगा उसके अंदर जो लेट पेमेंट होता है वो भी आपके लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई ही मानी जाती है, वो नई सप्लाई नहीं मानी जाती है। वैल्यू ऑफ सप्लाई में लिखा हुआ है लेट पेमेंट भी वैल्यू ऑफ सप्लाई ही माना जाएगा। तो आपको एक सप्लीमेंट इनवॉइस बनाना पड़ेगा, न्यू इनवॉइस नहीं होगा। ये इसी को हमने एक तरीके से रेक्टिफाई किया है और वो उसके अंदर 60,500 वैल्यू दिखाई जाएगी। वो ये बोलेगा सरकार से मैंने लैपटॉप 60,500 रुपए का बेचा है, लेकिन 60,500 के अंदर भी दो टाइम ऑफ सप्लाई होंगी। जो 60,000 रुपए की टाइम ऑफ सप्लाई होगी वो तो टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगी आपके लिए 12 दिसंबर, और वो टैक्स आपको अगले महीने की 20 जनवरी तक पे करना पड़ेगा। और 500 रुपए के लिए टाइम ऑफ सप्लाई होगी वो होगी 15 जनवरी, 15 जनवरी 25, तो आपको वो 20 फरवरी तक पे करना पड़ेगा। ये बात मैं बच्चों को खूब अच्छे तरीके से समझाता हूँ, 3-4 क्लासेस तक बच्चों के दिमाग में इजी क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन टफ टफ नहीं आता है, लेकिन मेरा मन करता है बच्चों को मैं एग्जैक्टली समझा पाऊं कि ये कहना क्या चाहता है। जब आप लेट फीस पे करते हो 500 रुपए, तो दुकानदार आपसे 500 रुपए पे भी जीएसटी मांगेगा। अब सरकार क्या कहती है, जो इनवॉइस बनेगा वो इनवॉइस 60,500 का बनेगा, और इनवॉइस 60,500 का बनेगा तो इनवॉइस वाले के हिसाब से बोले नहीं, एक ही इनवॉइस की दो टाइम सप्लाई होंगी। जो इनवॉइस आपका ओरिजिनली बन गया था उसके हिसाब से तो बन जाएगी आपके लिए 12 दिसंबर, और 500 रुपए सप्लीमेंट इनवॉइस के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे, लेकिन उसके लिए टाइम सप्लाई होगी वो 12/6 के अकॉर्डिंग निकाली जाएगी, और जिस समय आपको रिसीव हो रहे हैं वो रिसीव 15 जन 25 को हो रहा है, तो 500 रुपए के ऊपर जो जीएसटी होगी उसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा 15 जन 2025। लेकिन ये बात मैं सेक्शन 15 में वैल्यूएशन में पढ़ाऊंगा कि अगर कोई आप 60,000 रुपए का लैपटॉप लेते हो और 500 रुपए लेट पेमेंट पे आप इंटरेस्ट या पेनल्टी या लेट फीस पे करते हो, तो दुकानदार ये नहीं बोलेगा मैंने दो सप्लाई दी, मैंने लैपटॉप की सप्लाई अलग दी और मैंने लेट पेमेंट की सप्लाई अलग दी, नहीं। वो बोलेगा मैंने लैपटॉप की सप्लाई दी और एक ही इनवॉइस बनाएगा 60,500 का। लेकिन 60,000 रुपए का इनवॉइस बन चुका होगा तो वो उसका न्यू इनवॉइस नहीं, न्यू इनवॉइस तो नहीं सप्लाई, सप्लीमेंट इनवॉइस, जिसको एक तरीके से डेबिट नोट भी कहा जाता है। डेबिट नोट, क्योंकि आपके अकाउंट से पैसा डेबिट होगा 500 रुपए। और मैं उस मुद्दे में जाना नहीं चाहता हूं, उसमें मैं बाद में जाऊंगा। इनवॉइस एक ही होगा लेकिन टाइम ऑफ सप्लाई दो मानी जाएंगी। 60,000 रुपए के लिए टाइम सप्लाई होगी 12 दिसंबर, और लेट फीस के लिए टाइम सप्लाई जिस समय रिसीव करेगा दुकानदार, वो कब रिसीव कर रहा है, वो 15 को रिसीव कर रहा है, तो 15 जन 25 मानी जाएगी टाइम ऑफ सप्लाई। मैं देखता हूं क्या आपकी बुक में कोई एग्जाम्पल दे रखा है, आपकी बुक में एग्जाम्पल क्या कोई दे रखा है, आपकी बुक में कोई एग्जाम्पल दे रखा है।
देखो ये दे रखा है, मिस्टर विश्वा enters into a contract for supply of goods worth rupees 10 lakh with Mr. Nath on 10th April 2024. Such goods are removed with an invoice dated 12 December 2024 and 13th April 24 for delivery to the Mr. Nath. रिमूवल होता है 12 अप्रैल के लिए, तो रिमूवल सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग इनवॉइस कब तक बन जाना चाहिए? 12 अप्रैल 24 तक बन जाना चाहिए, क्योंकि रिमूवल होता है। और इनवॉइस की डेट क्या है? इनवॉइस इश्यूड कब किया गया है? वो भी सेम डेट पे कर दिया गया है, 12 अप्रैल को ही इनवॉइस बना दिया गया है, 12 अप्रैल तक बन जाना चाहिए था। डिलीवरी 13 अप्रैल को होती है, उसके पास पहुंचती है, लेकिन रिमूवल तक बन जाना चाहिए, रिमूवल तक बना भी दिया गया, तो हम 12 सबसेक्शन 2 लगा देंगे और टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगी 12 अप्रैल 2024। जिस डेट पे इनवॉइस को बनाया गया और जिस डेट तक इनवॉइस बन जाना चाहिए, विच एवर अर्लियर, यहाँ पे दोनों डेट्स 12 अप्रैल हैं, तो 12 अप्रैल हो गई। The terms of contract demanded the payment against the supply to be made within 60 days. 7 दिन के अंदर पेमेंट करोगे, beyond which a late payment charges of 20,000 will have to be paid by Mr. Nath. इसके बाद पे करोगे तो 20,000 रुपए का आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। Mr. Nath makes the payment of 10 lakh along with the late payment of charges on 15th July 24. वो 15 जुलाई 24 को 10,20,000 रुपए पे करते हैं, जो पेनल्टी आपने पे करी 20,000 रुपए की, उसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? जिस समय सप्लायर रिसीव कर रहा है और 15 जुलाई को रिसीव कर रहा है, तो 15 जुलाई 24। तो सरकार जो 10 लाख रुपए के रेस्पेक्ट में लायबिलिटी होगी, वो लायबिलिटी आपको पे करने की डेट हो गई 12 अप्रैल 24। आप लायबल हो गए, सरकार से आपने ये कह दिया, हाँ सर मैं आपका देनदार हूं, मैं आपको जो 10 लाख रुपए उस पर जीएसटी पे करूंगा। लेकिन जो 20,000 रुपए के रेस्पेक्ट में आप सरकार को जीएसटी पे करोगे, तो आपकी लायबिलिटी 15 जुलाई 24 को होगी। तो मिस्टर विश्वा जो होगा, जो खरीद बेचने वाला है, वो बेचने वाले की लायबिलिटी 20,000 रुपए के रेस्पेक्ट में 15 जुलाई को वो सरकार को बोलेगा, 15 जुलाई को सर मेरी लायबिलिटी क्रिएट हो गई, मैं आपको पे करने के लिए लायबल हो गया, बताओ कब पे करने हैं? सरकार कहती है जुलाई के बाद अगस्त, 20 अगस्त तक पे कर दें। और 10 लाख रुपए की लायबिलिटी कब क्रिएट हो गई थी? 12 दिसंबर 24 को क्रिएट हो गई थी। टाइम ऑफ सप्लाई वो डेट होती है जिस पे सरकार ये मानती है सप्लाई हो गई, तो आपकी लायबिलिटी सरकार को पे करने की क्रिएट हो गई। हम आंसर देखते हैं, तो देखो सबसे पहले लिखा सेक्शन 12(2) इन रेस्पेक्ट ऑफ 10 लाख, उन्होंने क्या बनाया हुआ है? 12 अप्रैल 2024 बनाई हुई है। फिर वो लगाते हैं 12(6) और 12(6) 20,000 रुपए के रेस्पेक्ट में लगाते हैं। 10,000 रुपए रिसीव नहीं होंगे, 20,000 रुपए लिखा हुआ है, इसको 10 को 20 करना पड़ेगा। इसके लिए वो टाइम सप्लाई क्या बनाते हैं? 15 जुलाई 24 बनाते हैं। देखो मैंने भी 15 जुलाई बनाया, ना भी 15 जुलाई बनाया, एंड दिस इज द एंड ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ द गुड्स। गुड्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी, ये मैंने आपके लिए बताया। तो आपको बेटा 5 सेक्शंस करने हैं, 5 ही नहीं 4 करने हैं। 12(1) तो ये कहता है कि ये सेक्शन गुड्स के लिए बनाया गया है। 12(2) जब सप्लायर सरकार को टैक्स पे करने के लिए लायबल होगा। 12(3) जब रिवर्स चार्ज होगा। 12(4) जब आप वाउचर्स वगैरह की सप्लाई करते हो। 12(6) जब आपको लेट पेमेंट मिलता है, तो उस पर आप फीस लेते हो या लेट चार्जेस लेते हो या इंटरेस्ट लेते हो, वो 12(6) में चला जाता है। सर 12(5) बता तो दो क्या होता है? रेजिडुअल केस। अगर कोई केस ऊपर लिखे केस में से गवर्न नहीं होता है, कोई ऐसी केस हो जाता है जिसमें टाइम सप्लाई सरकार ने डिफाइन ही नहीं किया, हाउ टू फाइंड आउट टाइम ऑफ सप्लाई, तो फिर उस केस में 12(5) एप्लीकेबल हो जाता है। रेजिडुअल मैं आपको दिखा देता हूं क्या लैंग्वेज लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है। वेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द टाइम सप्लाई अंडर द एबव प्रोविजंस। तो जो और बाकी प्रोविजंस है उसमें अगर टाइम सप्लाई निकालना पॉसिबल नहीं होगा, तो फिर कैसे निकालेंगे? 12(5) में दे रखा है। तो बचे हुआ केस पेपर में आता ही नहीं है, पढ़ना हो तो पढ़ लेना, अदरवाइज हमें तो डेफिनेट केस में निकालनी है। हमें फॉरवर्ड चार्ज में निकालनी है 12(2) के अंदर, रिवर्स चार्ज की निकालनी है 12(3) के अंदर, वाउचर की निकालनी है 12(4) के अंदर, और लेट पेमेंट का निकालना है 12(5) के अंदर। जितने भी आपके स्टडी मैट में क्वेश्चंस थे, 2 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, वो भी करवाऊंगा, लेकिन पहले अपने पास से एक क्वेश्चन मैं आपके लिए और देता हूं। मिस्टर एस
a supplier of AC issued invoice to Mr. R on 7th August 2024. AC was removed on 5th August 2024 and delivered to Mr. R on 8th August 2024. Value of AC was 35,000. Mr. R made the payment after 30 days and paid late charges of rupees 1,000. Made after 30 days, Mr. R made the payment of rupees 36,000 on. कब इशू किया गया था? 7 अगस्त को इनवॉइस, 7 अगस्त और अगस्त सितंबर, 15 सितंबर 2024। इस केस में सेक्शंस के साथ मुझे टाइम ऑफ सप्लाई बताइए, व्हाट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। सेक्शंस के साथ बताओगे व्हाट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। देखो बेटा, पहले हम निकालते हैं ₹35,000 के लिए टाइम ऑफ सप्लाई अंडर सेक्शन 12 सब सेक्शन 2। ड्यू डेट टू इश्यू इनवॉइस अंडर सेक्शन 31 और यहां दे रखी है आपके लिए 7th, रिमूव हुआ था 5 अगस्त को, रिमूवल या उससे पहले 5 अगस्त तक बनने चाहिए थी। डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, आपने इनवॉइस कब बनाया? 7 अगस्त 24 के लिए। इन दोनों में जो भी अर्लियर होगा और वो क्या हो जाएगा? 5 अगस्त 2024। अब बनाते हैं ₹1,000 के लिए, तो टाइम ऑफ सप्लाई अंडर सेक्शन 12(6) वो क्या हो जाएगी? व्हेन सप्लायर रिसीव्स द अमाउंट, और अमाउंट कब रिसीव हुआ है? दैट इज 15 सितंबर 2024। अब बताओ इसमें क्या लिखना है? इससे इजी क्वेश्चन क्या हो सकता है? सब बच्चों ने सही आंसर दिया, जस्ट परफेक्ट, दिल खुश कर दिया आप लोगों ने। ये क्वेश्चन आया है 7 नंबर का, जून का क्वेश्चन है। इतना क्वेश्चन आपको करना है, ये क्वेश्चन आपको करना है। नीचे वाला क्यों नहीं करना है? क्योंकि उसमें लिखा है कि सेम क्वेश्चन को सर्विस का मान के जवाब दो, लेकिन हमने सर्विस किया ही नहीं है। वो कहते 13 का मान के इस क्वेश्चन का जवाब दो, हमें 12 के अकॉर्डिंग करना है। तो 3.5 नंबर का तो ये पार्ट हो गया और 3.5 नंबर का ये वाला पार्ट हो गया। ऊपर वाला पार्ट मुझे भी नहीं पता क्या क्वेश्चन है, मैं रैंडमली क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूं। जल्दी से करके दिखाइए बेटा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा सर हम देखो क्वेश्चन कर पाए। ठीक है बेटा, सबसे पहले देखते हैं एप्लीकेबल सेक्शन क्या होगा। ना तो रिवर्स चार्ज का है तो 12(3) नहीं होगा, वाउचर का नहीं है 12(4) भी नहीं होगा, लेट पेमेंट का जिक्र नहीं है 12(6) भी नहीं होगा, नॉर्मल केस है 12(2) एप्लीकेबल होगा। अब 12(2) में जो एडवांस है वो डेट का सिग्निफिकेंस खत्म हो जाता है, क्योंकि डेट ऑफ पेमेंट को इनइफेक्टिव बना दिया गया है।
जो बैलेंस पेमेंट रिसीव होता है एंड रिसीव, उससे भी मतलब नहीं है, हमें पेमेंट से मतलब ही नहीं है क्योंकि इनइफेक्टिव बना दिया गया है। जिस डेट पे इनवॉइस इशू किया गया, तो ड्यू डेट टू इश्यू इनवॉइस अंडर सेक्शन 31, वो डेट क्या दे रखी है? तो लिखा हुआ है गुड्स को डिलीवर किया गया है 16 मई को, रिमूवल नहीं हुआ है। तो जिस डेट पर डिलीवरी होती है उस डेट या उससे पहले पहले, तो 16 मई 23 तक हर हालत में बन जाना चाहिए था। डेट ऑन विच इनवॉइस इज इश्यूड, इनवॉइस इज इश्यूड, किस डेट पे इश्यू किया था? उसने इश्यू किया था 20 जून 2023 के लिए। इन दोनों में क्या ले लेंगे बेटा? अर्लियर, और क्या आ जाएगा? 16 मई 2020। इससे इजी क्वेश्चन पेपर में आ ही नहीं सकता है। आप सबसे पहले लिखोगे एज पर सेक्शन 12 सबसेक्शन 2, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इज एज अंडर, date on which invoice is required to be issued under section 31, date on which invoice is issued by the supplier, और date of receipt of payment whichever is earlier। फिर लिखोगे as per notification date of receipt of payment is made inapplicable by the government, so now the time of supply will be date on which invoice is issued under section 30 is required to be under section 31, or date on which invoice is issued whichever is earlier। तो जो 31 के अकॉर्डिंग डेट थी वो डेट ऑफ डिलीवरी वो हो जाएगी 16 में, जिस डेट पे आपने इनवॉइस को इश्यू किया वो 20 जून, इन दोनों में अर्लियर, तो अर्लियर क्या हो जाएगा? 16 में 2023। कितनी देर लगी सर? तो बहुत कम देर लगी। मैं क्लास किस खुशी के साथ खत्म करूंगा, और वो खुशी की न्यूज ये है कि 4th 5th 6th का 100% सेम है जो हम कर चुके हैं, 100%। अगर आपके लिए सर्विसेज के वाउचर होंगे तो टाइम ऑफ सप्लाई बिल्कुल सेम है। अगर सर्विस आइडेंटिफाइबल है तो जिस समय वाउचर को इश्यू किया जा रहा है, अगर सर्विस आइडेंटिफाइबल नहीं होगी जिसमें वाउचर को रिडीम किया जाएगा। सबसेक्शन 6 भी सेम है, जिसमें लेट पेमेंट या इंटरेस्ट या पेनल्टी रिसीव होगी, दैट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। अगर सबसेक्शन 5 पढ़ोगे रेजिडुअल केस, वो भी सेम लैंग्वेज लिखी हुई है, दोनों केस में सेम है। तो 12(1) भी हमें आता, 13(1) भी आता है कि 13(1) ये सेक्शन सर्विसेज के लिए है, 13(4) भी हमें आ गया, 13(6) भी हमें आ गया। बस केवल दो रहते हैं, 13(2) एंड 13(3), और दो सेक्शंस, बड़े सेक्शंस आपके ओवर हो जाएंगे, सेक्शन 12 एंड सेक्शन 13। नेक्स्ट क्लास कल होगी, कल मैं सेक्शन 13 पढ़ाऊंगा। किसी को कोई भी डाउट है पूछ लो, अदरवाइज क्लासेस हो। मैं 13 जानबूझ के क्यों नहीं पढ़ा रहा हूं, उसका रीजन मैं बता दूं, क्योंकि खिचड़ी दिमाग में पक जाएगी। इसलिए पहले मैं ये चाहता हूं एक बार तुम रिवाइज कर लो, 12 को लेकर दिमाग में कंसेप्ट क्लियर कर लो, तब 13 पे जंप करेंगे। मैं चाहूं तो 13 आज ही पढ़ा दूं, लेकिन मेरा अनुभव ये है कि दोनों सेक्शंस को लेकर बच्चे फिर कंफ्यूज होते हैं, तो 12 की प्रैक्टिस करवा दो, उसके बाद 13 पे जाना चाहिए। बोलो बेटा, क्या पूछ रहा है बच्चा? कोई अपने बारे में डाउट बोलिए, खुशनुमा। सर गलती से खुल गया है, ऑफ नहीं हो रहा माइक। नहीं हो रहा है तो मैं कर देता हूं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लो मैंने कर दिया। और बोलिए। अगर सेक्शन भूल जाए एग्जाम में और आंसर करेक्ट हो तो सारा आंसर गलत हो जाएगा, लाइक नहीं, मार्क्स मार्क्स मिलेंगे, मिलेंगे। लेकिन सेक्शंस के मार्क्स टीचर कट कर सकते हैं। और मेरी एडवाइस नहीं, यही है, सेक्शन गलत लिख के अगर आंसर सही हाँ, लिखा है तो तब भी सारे मार्क्स। नहीं, तब भी मार्क्स मिलेंगे, सेक्शंस के मार्क्स कटेंगे, स्टेप मार्किंग होती है। और मेरी सिंसियर एडवाइस है, सेक्शन नहीं आता है तो मत लिखना, तो शायद पूरे मार्क्स मिल जाएं, लेकिन गलत मत लिखना, तभी लिखना जब सही आता है। अगर 12(3) याद नहीं आ रहा है तो 12 लिख देना, एज पर सेक्शन 12 या एज पर सेक्शन 13, सब सेक्शन में जरा सा भी कंफ्यूजन हो। लेकिन अगर तुमने 12(3) के 12(6) लिख दिया तो टीचर की निगाह जरूर जाएगी, तो उसको समझ में आ जाएगा, ना तो उसको 3 आता है ना उसको 6 आता है, तो वो नाक जरूर काटेगा। तो सेक्शन याद नहीं हो तो सब सेक्शन में जाना ही मत, सेक्शन लिख के आ जाना। सेक्शन भी याद नहीं है, एज पर रिलेवेंट प्रोविजंस लिख के आ जाना, बट गलत लिख के मत आना। मेरे टीचर एज ए कॉपी चेक करता हूं, मेरी एडवाइस यही है, गलत चीज पर टीचर की निगाह जल्दी जाती है, सही चीज पर टीचर की निगाह बाद में जाती है। और बोलिए, बोलिए बेटा। नहीं है अगर कुछ डाउट तो आप यू में लीव द क्लास बेटा, कल मिलेंगे शाम को 6:30 बजे।
डाउट है, यू आर मोस्ट वेलकम, पूछते रहिए, मैं यहीं बैठा हुआ हूँ। वेलकम बेटा, वेलकम, वेलकम, वेलकम।